Hello everyone, welcome to Prakash series on Umraj classes. A very good evening to all of you. How are you all? Hope you are all doing well. चलिए फिर सेशन स्टार्ट करें। उससे पहले जो बच्चे न्यू जुड़े हैं उन्हें बता दिया जाए कि सेशन आपको कंसंट्रेशन के साथ देखना है, बिकॉज लास्ट में मिलेगा CCQ, दैट इज कंसंट्रेशन चेक क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। करेक्ट आंसर तभी दे पाएंगे जब आप कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे, राइट। चलिए देखिए, ये है इस बुक का चैप्टर 17, चैप्टर 18 एंड चैप्टर 19। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 परिस्थिति एवं भूमिका, स्टेटस एंड रोल। सेकंड हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर 18 सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, एंड हमारा थर्ड चैप्टर रहेगा सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। और हम इसी बुक से पढ़ रहे हैं। जिनके पास बुक है वेल एंड गुड, एंड जिनके पास नहीं है उनको लेने का नीड नहीं है, क्योंकि आपको डिट्टो इस बुक से पढ़ाया जा रहा है, राइट। आइए सॉल्व करते हैं परिस्थिति एवं भूमिका से रिलेटेड जो भी PYQs आपके एग्जाम में बने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा परिस्थितियां ग्रहण की जाती जबकि भूमिकाएं संपादित की जाती हैं। हु सेड स्टेटसेस आर ऑक्यूपाइड बट रोल्स आर प्लेड। फर्स्ट ऑप्शन है लिंटन, सेकंड ऑप्शन बेंडिक्स, थर्ड ऑप्शन मैकाइवर, फोर्थ ऑप्शन है बीरल स्ट्रीट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रॉल्फ लिंटन का कहना था कि परिस्थितियां जो है ग्रहण की जाती हैं जबकि भूमिकाएं आपका संपादित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लिंटन। और इनके टाइम पीरियड की बात करें, इनका टाइम पीरियड था 1893 से 1953। और ये आपके अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। और इन्हें मेनली किस लिए जाना जाता है, ये बुक के नेम भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इनको जाना जाता है मेनली द स्टडी ऑफ मैन, द स्टडी ऑफ मैन। और ये बुक आई थी 1936 में। तो आपका UGC नेट में आपका ईयर भी पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखिएगा। द स्टडी ऑफ मैन कब आया था? 1936 में पब्लिश हुआ था। वहीं एक बुक और है द ट्री ऑफ कल्चर। और ये बुक कब पब्लिश हुआ था? ये बुक आपका पब्लिश हुआ था 1955 में। तो इतनी बातें इनके बारे में ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पद जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह, योग, उपलब्धियां आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है भूमिका, सेकंड ऑप्शन परिस्थिति, थर्ड ऑप्शन सामाजिक व्यवस्था, फोर्थ ऑप्शन है समाज। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था RPSC लेक्चरर एग्जाम 2013 में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह पद जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह एवं उपलब्धियों आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है, आपका परिस्थिति कहलाता है, स्टेटस कहलाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी परिस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस के अनुसार समाज के द्वारा स्वीकृत पद को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिष्ठा, सेकेंड ऑप्शन है सम्मान, थर्ड ऑप्शन है स्तर, फोर्थ ऑप्शन है परिस्थिति। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था RPSC लेक्चरर एग्जाम 2015 में। तो डेविस के अकॉर्डिंग समाज के द्वारा स्वीकृत पद आपका परिस्थिति कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी परिस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रदत्त परिस्थिति, एस्क्राइब्ड स्टेटस और अर्जित परिस्थिति, अचीव्ड स्टेटस के बीच अंतर स्पष्ट किया है। फर्स्ट ऑप्शन RM मैकाइवर, सेकंड ऑप्शन रॉल्फ लिंटन, थर्ड ऑप्शन मैक्स वेबर, फोर्थ ऑप्शन T पार्सन्स। और ये क्वेश्चन आपसे GIC एग्जाम 2017 एंड 2015 में पूछा गया था। तो अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति का जो कॉन्सेप्ट है, इसको सबसे पहले इसमें अंतर बताने के लिए आपका रॉल्फ लिंटन ने इसका प्रयोग किया था। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रॉल्फ लिंटन। किसी सामाजिक व्यवस्था में वह पद जो एक व्यक्ति प्रयासों, बहुधा प्रतिस्पर्धा, विशिष्ट योग्यता, ज्ञान एवं निपुणताओं द्वारा प्राप्त करता है, वह आपका अर्जित परिस्थिति कहलाता है, अचीव्ड स्टेटस कहलाता है। और वह परिस्थिति जो व्यक्ति को मात्र जन्म के आधार पर प्राप्त होती है, वह आपका क्या हो जाता है? प्रदत्त परिस्थिति, एस्क्राइब्ड स्टेटस। तो जो चीज़ें आप अचीव करेंगे, जैसे प्रोफेसर, लेक्चरर, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, एडवोकेट, ये सभी चीज़ें आप बन रहे हैं, तो ये क्या है? आपका अर्जित परिस्थिति में आ जाएगा। जैसे आपको कास्ट वगैरह प्रदत्त किया गया, आप जिस कास्ट में जन्म लिए वह आपको मिल रहा है, जो जन्म के द्वारा मिल रहा है वह आपका क्या हो जाएगा? प्रदत्त परिस्थिति। और जो स्टेटस आपको अर्जित करने के बाद मिल रहा है वो आपका अर्जित परिस्थिति आ जाएगा, अचीव्ड स्टेटस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अर्जित प्राय स्थिति, अचीव्ड स्टेटस तथा प्रदत्त प्राय स्थिति, एस्क्राइब्ड स्टेटस में किसने अंतर किया? अभी आपको बताया गया कि रॉल्फ लिंटन ने आपका इन दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए अर्जित प्राय स्थिति और प्रदत्त प्राय स्थिति का सबसे पहले प्रयोग किया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लिंटन। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने सर्वप्रथम प्राय स्थिति और भूमिका की अवधारणाओं का प्रयोग किया? फर्स्ट ऑप्शन है आर के मर्टन, सेकेंड ऑप्शन सी एच कूले, थर्ड ऑप्शन एस एफ नाडेल, फोर्थ ऑप्शन आर लिंटन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे जीआईसी एग्जाम 2015 में पूछा गया था। तो प्राय स्थिति और भूमिका, स्टेटस एंड रोल का जो कॉन्सेप्ट है एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, जुड़ा हुआ होता है। और इस कॉन्सेप्ट का सबसे पहले प्रयोग आपका रॉल्फ लिंटन ने अपने कौन से बुक में किया था? द स्टडी ऑफ मैन में किया था। और ये बुक कब पब्लिश हुआ था? अभी बताया गया, ये बुक आपका पब्लिश हुआ था 1936 में। और रॉल्फ लिंटन ने इन कॉन्सेप्ट को एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रदान किया है और इनके एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है इसको लेकर, प्राय स्थिति साधारणता, अधिकारों तथा दायित्वों का एक संकलन है, जबकि भूमिका प्राय स्थिति के गत्यात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये स्टेटमेंट अगर पूछ लिया जाए किसका है, तो किसका है? रॉल्फ लिंटन का। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आर लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय स्थिति और भूमिका व्यक्त किए जाते हैं यथा। फर्स्ट ऑप्शन एक दूसरे के विरुद्ध, सेकंड ऑप्शन एक दूसरे के संपूरक, थर्ड ऑप्शन एक दूसरे से असंबद्ध, फोर्थ ऑप्शन एक दूसरे से कोई संबद्ध नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ये क्वेश्चन आपसे जीआईसी एग्जाम 2015 में पूछा गया था। तो अभी आपको बताया गया जो प्राय स्थिति और भूमिका होता है इसका कॉन्सेप्ट जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होता है आपका स्टेटस और रोल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक दूसरे के संपूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय स्थिति व भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में विकसित की गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पीजीटी एग्जाम 2005 में और अभी आपको बताया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिंटन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियां होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रदत्त, सेकंड ऑप्शन है अर्जित, थर्ड ऑप्शन मानव निर्मित, फोर्थ ऑप्शन है ईश्वर द्वारा प्रदत्त। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां जो सोशल स्टेटस है ये आपका अर्जित होती है, अचीव्ड होता है। और अर्जित परिस्थितियां क्या होती हैं आपका? वे होती हैं जो व्यक्ति को अपने योग्यता, गुण, कौशल, ज्ञान, निपुणता द्वारा प्राप्त होता है। वर्ग, धन और शिक्षक, अधिकारी, ये सभी आपका क्या है? ये सभी आपका अर्जित परिस्थिति के एग्जाम्पल हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अर्जित। और ये क्वेश्चन आपसे पीजीटी एग्जाम 2011 एंड 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जित प्राय स्थिति वह है जो कि मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन जैविक दशाओं से, सेकंड ऑप्शन जन्म से, थर्ड ऑप्शन योग्यता और कौशल से, फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2015 में। तो आपका जन्म से कौन सा प्राय स्थिति मिलता है? आपको प्रदत्त प्राय स्थिति मिलता है, एस्क्राइब्ड स्टेटस मिलता है, जबकि यहाँ पर आपसे अचीव्ड स्टेटस क्या है ये पूछा गया है, तो हमको योग्यता और कौशल से मिलता है। तो अर्जित प्राय स्थिति वह है जो कि मिलती है योग्यता और कौशल से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, योग्यता और कौशल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित प्राय स्थिति का एक उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन जाति, सेकंड ऑप्शन गोत्र, थर्ड ऑप्शन वर्ग, फोर्थ ऑप्शन बंधुत्व संगठन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरार एग्जाम 2018 में। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जाति आपका जो है ये आपका प्रदत्त प्राय स्थिति में आ जाएगा, जन्म से आपको मिलता है। गोत्र भी आपका प्रदत्त प्राय स्थिति का एग्जाम्पल है, बट वर्ग जो है ये आपका अर्जित प्राय स्थिति का एग्जाम्पल है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वर्ग क्लास। जैसे आपका जन्म लोअर क्लास में हुआ तो आप मेहनत करके मिडिल क्लास का स्टेटस अचीव कर सकते हैं, वहीं आपका जन्म मिडिल क्लास में हुआ तो आप मेहनत करके अपर क्लास का स्टेटस हासिल कर सकते हैं। तो ये आपका किस में आ जाएगा? अर्जित प्राय स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अर्जित प्राय स्थिति को प्रस्तुत नहीं करता है? फर्स्ट ऑप्शन एक पिता, सेकंड ऑप्शन एक पुजारी, थर्ड ऑप्शन एक लोहार, फोर्थ ऑप्शन एक ज्योतिषी। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2017 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अर्जित प्राय स्थिति होता है, अचीव्ड स्टेटस होता है, क्या होता है? वह होता है जो व्यक्ति द्वारा प्राप्त होता है, व्यक्ति अपने एबिलिटी से, अपने कैपेबिलिटी से प्राप्त करता है।
जैसे एक विवाहित व्यक्ति, माता पिता, मित्रों, डॉक्टर या इंजीनियर, ये सभी क्या है आपके अर्जित प्राय स्थिति के एग्जाम्पल। जबकि हम प्रदत्त प्राय स्थिति की बात करें तो ये आपका जन्म के साथ तय होता है, इसलिए आपका जनरली स्थायी रहता है, परमानेंट रहता है। जैसे लिंग हो गया, जाति, वंश, उम्र, ये सब क्या है, ये सब आपके प्रदत्त प्राय स्थिति के एग्जाम्पल आ जाएगा। तो लिंग से याद आया, ये आपका लिंग, और इंग्लिश में इसके लिए दो टर्म यूज करते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया सेक्स और दूसरा हो गया जेंडर। तो दोनों की हिंदी आई थिंक लिंग ही, अगर और कुछ होता हो तो आप बता सकते हैं। तो सेक्स और जेंडर, ये हमारा अर्जित प्राय स्थिति और प्रदत्त प्राय स्थिति का कौन सा एग्जाम्पल है। तो हम सेक्स की बात करें तो ये हमारा हो जाता है आपका प्रदत्त प्राय स्थिति का एग्जाम्पल। जबकि जो जेंडर है ये आपका अचीव्ड स्टेटस अर्जित प्राय स्थिति का एग्जाम्पल हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जेंडर इज ऑप्शन में मिलता है सोशल, बायोलॉजिकल, बोथ, नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है सोशल। तो सबको पता है जेंडर क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पूछा गया आपसे अर्जित प्राय स्थिति को कौन प्रस्तुत नहीं करता। तो पिता आपका करता है, पुजारी भी करता है, लोहार जो है, लोहार एक जाति है। तो ये हमारा प्रदत्त प्राय स्थिति का एग्जाम्पल हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, एक लोहार। जबकि आपका जो कमीशन है इसका राइट आंसर किसको माना है, ऑप्शन ए को माना है, एक पिता को, जो कि आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति तय होती है इस आधार पर। फर्स्ट ऑप्शन है आमदनी, सेकंड ऑप्शन है शिक्षा, थर्ड ऑप्शन जन्म, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वह स्टेटस जो व्यक्ति को मात्र जन्म के आधार पर तय होता है प्रदत्त प्राय स्थिति कहलाता है, स्क्राइब्ड स्टेटस कहलाता है। जैसे आपका लिंग, जाति, आयु, नातेदार, स्त्री, पुरुष, बालक, ये सभी क्या है प्रदत्त प्राय स्थिति के एग्जाम्पल हैं। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, जन्म। तो समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति तय होती किस आधार पर, जन्म के आधार पर तय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त प्राय स्थिति का संकेत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है एक कानून स्नातक, सेकंड ऑप्शन है एक ग्राम पंचायत, थर्ड ऑप्शन है एक विवाहित व्यक्ति, फोर्थ ऑप्शन है एक महिला। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरार एग्जाम 2018 में। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रदत्त प्राय स्थिति का संकेत क्या है, कानून स्नातक नहीं है, ये तो आप अर्जित करेंगे, ग्राम पंचायत भी नहीं है, एक विवाहित व्यक्ति भी नहीं, ये सब आपका अर्जित प्राय स्थिति का एग्जाम्पल हो जाता है। जबकि जो एक महिला है ये आपका प्रदत्त प्राय स्थिति का एग्जाम्पल है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, एक महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग, आयु व जाति पर आधारित प्राय स्थिति किस प्रकार की प्राय स्थिति कही जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन अर्जित प्राय स्थिति, सेकंड ऑप्शन प्रदत्त प्राय स्थिति, थर्ड ऑप्शन जैविकीय प्राय स्थिति, फोर्थ ऑप्शन सांस्कृतिक प्राय स्थिति। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लिंग, आयु व जाति ये आपका जन्म के साथ ही तय होता है, आपका जन्म ही डिसाइड करता है आपका लिंग क्या होगा, आयु क्या होगा, आप किस जाति में जन्म लेंगे। तो ये आपका प्रदत्त प्राय स्थिति के एग्जाम्पल में आ जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रदत्त प्राय स्थिति। आप में से किसी को GSI मीन्स पता है तो आप बता सकते हैं। GSI मीन्स क्या होता है, जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। तो जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर व्यक्ति अडल्ट होने पर स्वयं अपना जेंडर आइडेंटिफाई कर लेता है, ये आपका जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। जैसे हम बात करें आपका यूनाइटेड नेशन है, यहाँ पर टोटल 24 मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर इनको लीगल वैलिडिटी प्रोवाइड किया गया है। अर्जेंटीना में भी 2012 से ही लोग नॉर्मल अनाउंस करके अपना जो ID कार्ड है उसमें अपने जेंडर को चेंज कर सकते हैं। स्पेन की बात करें वहाँ पर भी हाल ही में एक विधेयक आपका पास हुआ था जहाँ पर 14 साल से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं उनको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट या हार्मोनल थेरेपी इस सब के चेंज के बिना ही वो अपने लिंग को चेंज कर सकते हैं। वहाँ ये सब लेके अनुमति लेने की जरूरत नहीं, अपना जेंडर वैसे ही चेंज कर सकते हैं, स्वयं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉर्वे, डेनमार्क, माल्टा ये सब कंट्रीज है जहाँ पर भी आपका सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को कानूनी मान्यता मिली हुई है। हम भारत की बात करते हैं तो भारत में आपका जो ट्रांसजेंडर एक्ट आया था 2019, इसके तहत भी लिंग पहचान की स्वीकृति दिया गया है। बट आप सबको पता है कि हमारे यहाँ सामाजिक जो सोशली चैलेंजेस है काफ़ी बने हुए हैं। अभी जो आपका एक केस रिसेंटली चला था सुप्रीम कोर्ट में, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था। केस का नाम क्या था, 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट का था केस, सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें आपका बताया गया, इस केस में आपका हेल्ड किया गया नो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू मैरी फॉर सेम सेक्स कपल। जहाँ पर जो राइट टू मैरी होता है ये आपका राइट टू मैरी जो है ये आपका क्या नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है।
इससे पहले मुझको भी नहीं पता था, मुझको भी लगता था कि अंडर आर्टिकल 21 में राइट टू मैरी आपका फंडामेंटल राइट है, बट राइट टू मैरी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन से केस के वर्डिक्ट के दौरान कहा गया, तो सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया। बट राइट टू चूज पार्टनर ये आपका फंडामेंटल राइट है, बट राइट टू मैरी नहीं है, ये इस केस के द्वारा बताया गया था। और बात कर लेते हैं, बात चली है तो नौतेज सिंह जौहर के केस की बात करते हैं, जहां पर आपका 2018 में स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, पार्शियली स्ट्रक डाउन किया गया था सेक्शन 377 को। ये आपका आईपीसी का सेक्शन था, जहां पर आपको होमोसेक्सुअलिटी को यहाँ पर क्रिमिनल करार दिया गया था, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था कि होमोसेक्सुअलिटी जो ये आपका अपराध नहीं है, अपराध के एम्बिट से बाहर कर दिया गया था। बट अभी आपका पार्शियली किया गया था, क्योंकि अगर जोर जबरदस्ती के साथ कोई फोर्सफुली ऐसा काम करता है तब वो वहाँ पर क्रिमिनल कहलाएगा, बट अगर कॉन्सेंट के साथ है तब ये आपका क्रिमिनल के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपका अभी जो बीएनएस चल रहा है, बीएनएस में ऐसा कोई सेक्शन ही नहीं दिया गया। और आप सबको पता है फिजिकली असॉल्ट मेल को भी किया जाता है, वो भी इस चीज़ से अछूते नहीं हैं, उनके साथ भी रेप वगैरह जैसे वारदात आपको भी देखने को मिला है। और एक ही व्यक्ति के साथ क्यों ना हो, बट जस्टिस हर किसी को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपके बीएनएस में ऐसा कोई ऐसा सेक्शन ही नहीं रखा गया। पहले अगर पशुओं के साथ ऐसी कोई क्रुएलिटी किया जाता है या व्यक्ति व्यक्ति के साथ कर रहे हैं तो आपका 377 में फॉल कर जाता है, बट अब ऐसा कोई सेक्शन नहीं। अगर ऐसा कोई वारदात पुरुषों के साथ होता वो किस सेक्शन के अंतर्गत फॉल करेंगे, इसके लिए आपका भारतीय न्याय संहिता न्याय देने में सक्षम है, क्योंकि ऐसा कोई सेक्शन ही देखने को नहीं मिलता। और रेप की बात करें तो जो आपको 375 376 में देखने को मिलता था, क्योंकि रेप क्या है ये आपका 375 बताता था और उसकी पनिशमेंट आपको 376 देता था। वही अब सेक्शन आपका बीएनएस में 63 एंड 64 हो गया है। 64 में आपको पनिशमेंट मिलता है रेप का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है आपके आगे रख दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, राइट। चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति को निर्धारित नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन है लिंग, सेकंड ऑप्शन आयु, थर्ड ऑप्शन है जाति और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ हम बात करते हैं आपका प्रदत्त परिस्थिति कौन सा निर्धारित नहीं करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2013 में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी शिक्षा। तो प्रदत्त परिस्थिति आपका निर्धारित क्या नहीं करेगा, शिक्षा, जबकि लिंग, आयु और जाति ये आपका जन्म ही तय करता है। ये आपका प्रदत्त परिस्थिति का एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का उपयुक्त उदाहरण है। यहाँ पर प्रदत्त परिस्थिति का उपयुक्त उदाहरण पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपसे आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2018 में पूछा गया था। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ प्रदत्त परिस्थिति का उपयुक्त अध्यापक नहीं होगा, ये आपको तो अर्जित करना पड़ता है तब जाके आप अध्यापक बनते हैं। ऐसे अध्यापक नहीं बनेंगे कि जन्म ही आपका तय कर दे कि आप अध्यापक बनेंगे। तो पुत्र हमारा प्रदत्त परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति, उसमें उसका कोई व्यक्ति पुत्र है या पुत्री, इसमें उसका कोई भी रोल नहीं है, तो ये आपका जन्म ही तय करता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री और क्लर्क तो आपको पता ही आप अचीव करते हैं तब जाके ये स्टेटस आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जित पद पर इतनी प्रतिस्पर्धा लक्षित होती है कि दोनों शब्द प्रायः व्यवहारिक रूप से पर्यायवाची है, या किसके द्वारा कहा गया। फर्स्ट ऑप्शन है फेयर चाइल्ड, सेकंड ऑप्शन है बोगार्डस, थर्ड ऑप्शन है सदरलैंड, फोर्थ ऑप्शन है A.W. ग्रीन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड GIC लेक्चरर एग्जाम 2020 में। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो A.W. ग्रीन ने आपका लिखा है कि अर्जित पद पर इतनी प्रतिस्पर्धा लक्षित होती है कि दोनों शब्द प्रायः व्यवहारिक रूप से पर्यायवाची हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी A.W. ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्त परिस्थिति आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों पर, सेकंड ऑप्शन है योग्यता पर, थर्ड ऑप्शन है आय पर, फोर्थ ऑप्शन है या सभी पर। ये क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड GIC लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रदत्त परिस्थिति सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति समूह शब्द का प्रतिपादन किया। फर्स्ट ऑप्शन R.K. मर्टन ने, सेकंड ऑप्शन टैलकेट पार्सन्स ने, थर्ड ऑप्शन रॉल्फ लिंटन ने, फोर्थ ऑप्शन रॉबर्ट रैडफील्ड ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था GIC एग्जाम 2017 में। हम बात करते हैं परिस्थिति समूह आपका स्टेटस ग्रुप का। तो इस शब्द को सबसे पहले आपका किसने प्रोपाउंड किया था। इस शब्द को प्रोपाउंड किया गया था
मैक्स वेबर के द्वारा। मैक्स वेबर ने उस तथ्य की पहचान के लिए उन कारकों के लिए इसका प्रयोग किया था जो आपका अर्थव्यवस्था में एक समूह की पहुंच को शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये आपका स्टेटस ग्रुप मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है मैक्स वेबर क्या होगा। और दूसरा आप ध्यान में रखना, जो आपका प्रायस्थिति क्रम होता है, स्टेटस सेट होता है, स्टेटस सेट इसको किसने प्रोपाउंड किया था? स्टेटस सेट आपका दिया गया है आर के मॉर्टन के द्वारा, रॉबर्ट के मॉर्टन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोई भी राइट आंसर आपका नहीं होगा, इसको आपका कमीशन ने इवैल्यूएशन से बाहर कर दिया गया था। तो आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है, स्टेटस सेट जो है ये आपका आर के मॉर्टन ने दिया है, रॉबर्ट मॉर्टन ने दिया है, और जो स्टेटस ग्रुप है ये आपका मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। और स्टेटस सेट आपका आर के मॉर्टन ने कब दिया था? 1957 में। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायस्थिति समूह अवधारणा को किसने बताया? तो अभी आपको बताया गया, किसने बताया प्रायस्थिति समूह को? जो आपका स्टेटस ग्रुप है मैक्स वेबर ने बताया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मैक्स वेबर। तो आपको ध्यान में रखना है, जो आपका प्रायस्थिति समूह है स्टेटस ग्रुप है, इस शब्द का जो प्रतिपादन है मैक्स वेबर ने उस तथ्य की पहचान के लिए उन कारकों के लिए किया जो अर्थव्यवस्था में एक समूह की पहुंच को शक्ति प्रदान करते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायस्थिति से स्पष्ट अभिप्राय है? फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक पद, सेकंड ऑप्शन कार्य, थर्ड ऑप्शन अधिकार एवं कर्तव्य, फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त सभी। ये क्वेश्चन पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2015 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम बात करते हैं एक समाज वैज्ञानिक की दृष्टि में प्रायस्थिति क्या होता है। तो प्रायस्थिति वह सामाजिक पद है जो इसके धारक के व्यक्तिगत गुणों अथवा सामाजिक सेवाओं के अतिरिक्त उसके आदर, प्रतिष्ठा, प्रभाव, अधिकार, कर्तव्य, ड्यूटीज की सीमाओं का निर्धारण करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सामाजिक पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोपित प्रतिष्ठा से तात्पर्य है समाज में वह स्थिति जिसके मूल में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ऊंची आमदनी, सेकंड ऑप्शन है उच्च कोटि का ज्ञान, थर्ड ऑप्शन वीरता मूलक कार्य, फोर्थ ऑप्शन है ऊंची जाति में जन्म। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह प्रायस्थिति जो व्यक्ति को मात्र जन्म के आधार पर प्राप्त होती है आरोपित प्रतिष्ठा कहलाती है। आपका आरोपित प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ना तो किसी एबिलिटी की जरूरत होती, ना उसको कोई स्किल की जरूरत पड़ती है, और ना ही किसी प्रकार की कोई मेहनत की। लिंग, आयु, नातेदारी, जाति, प्रजाति ये सभी आपका आरोपित प्रतिष्ठा के मुख्य निर्धारक तत्व हैं। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये सभी आपका प्रदत्त प्रायस्थितियों के एग्जाम्पल हैं। और इन प्रायस्थितियों पर व्यक्ति का अपना कोई कंट्रोल नहीं होता। अर्जित और प्रदत्त प्रायस्थितियों का उदाहरण सबसे पहले आपका इसका प्रयोग रॉल्फ लिंटन ने दोनों में डिफरेंस बताने के लिए किया था। ये बात आपको बताया गया। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऊंची जाति में जन्म। तो ऊंची जाति में जन्म ले रहे हैं, इसमें आपका कोई योगदान नहीं, आपने कोई मेहनत नहीं की है कि आपका जन्म ऊंची जाति में हो रहा है। ये आपका आरोपित प्रतिष्ठा में आ जाएगा। ये आपका आरोपित प्रतिष्ठा का एग्जाम्पल है, ऊंची जाति में जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है? फर्स्ट ऑप्शन है एक अमीर व्यवसायी, सेकंड ऑप्शन एक डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस में हो, थर्ड ऑप्शन एक दलाल, फोर्थ ऑप्शन एक मैजिस्ट्रेट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2017 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाज में जिस व्यक्ति को जितना अधिकार प्राप्त होता है, जितना राइट प्राप्त होता है एवं सर्वाधिक सम्मान मिलता है, उसे उतना ही प्रतिष्ठा मिलती है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा किसको मिलेगी? एक अमीर व्यवसायी को मिलेगी, या एक डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस में हो, या एक दलाल, या एक मैजिस्ट्रेट। तो आपका सबसे अधिक प्रतिष्ठा किसको मिलेगी? एक मैजिस्ट्रेट को मिलेगी। चाहे फिर वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो, तो इन सबके कंपैरिजन उनको ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलेगी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एक मैजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है उसके व्यवसाय द्वारा, सेकंड ऑप्शन उसके जन्म द्वारा, थर्ड ऑप्शन उसकी जाति द्वारा, फोर्थ ऑप्शन उसकी सामाजिक परिस्थिति द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया था? पीजीटी एग्जाम में ही पूछा गया था 2010 में। तुम्हारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में एक वर्ग से दूसरे वर्ग में अपनी उपलब्धियों के आधार पर नीचे से ऊपर जा सकता है। यदि जीवन की उपलब्धि कुछ अच्छी रही तो व्यक्ति निम्न वर्ग से मध्य वर्ग और मध्य वर्ग से उच्च वर्ग में जा सकता है। ठीक इसके ऑपोजिट भी आप देख सकते हैं, एक उच्च स्तर का व्यक्ति या अमीर व्यक्ति किसी खास कारण से सबसे निचले स्तर पर आपका आ सकता है और उसका जो क्लास है, जो वर्ग है, बदल जाता है। तो इस अर्थ में वर्ग व्यवस्था इस तरह की एक लचीली व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत
सामाजिक परिस्थिति आपका जो है अर्जित मीन्स अचीव्ड प्राप्त किया जाता है। तो आपकी जो ऐसी स्थिति जो व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण, ये आपका किस में आ जाएगा, आपका कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑप्शन डी, उसकी सामाजिक परिस्थिति द्वारा। मीन्स सिचुएशन ऐसे आया कि वो अमीर से गरीब हो गया, या फिर सिचुएशन ऐसे आया गरीब से अमीर हो गया, मिडिल क्लास से वो अपर क्लास में चला गया, या फिर अपर क्लास से लोअर क्लास में आ गया। तो ये आपका सामाजिक परिस्थिति ही डिसाइड करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्ति का जो वर्ग है उसका निर्धारण किसके द्वारा होता है, उसकी सामाजिक परिस्थिति के द्वारा, उसके सोशल स्टेटस के द्वारा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति एवं नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है। फर्स्ट ऑप्शन है टैलकेट पार्सन्स, सेकंड ऑप्शन आर.के. मर्टन, थर्ड ऑप्शन रॉल्फ लिंटन, फोर्थ ऑप्शन जी.एच. मीड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2017 में। तो आर.के. मर्टन ने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति एवं नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आर.के. मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने परिस्थिति को आधारभूत परिस्थिति, प्रभावी परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया गया, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर.के. मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भूमिका कुलक में संघर्ष के संरचनात्मक कारकों का प्रतिपादन किया है। फर्स्ट ऑप्शन एस.एफ. नाडेल, सेकंड ऑप्शन आर.के. मर्टन, थर्ड ऑप्शन सी. लेवी स्ट्रॉस, फोर्थ ऑप्शन एम.एन. श्रीनिवास। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आर.के. मर्टन ने क्या क्या प्रोपाउंड किया है। सबसे पहले देखिए रोल सेट, तो रोल सेट भी आपका मर्टन के द्वारा ही दिया गया है, और स्टेटस सेट ये भी आपका मर्टन की ही देन है, इन्होंने ही प्रोपाउंड किया है। तीसरा हमारा हो जाएगा स्टेटस सीक्वेंस, स्टेटस सीक्वेंस, और ये आपको किस किस नेम से देखने को मिलेगा। हिंदी में रोल सेट की बात करते हैं तो रोल सेट आपका या आपको भूमिका कुलक या भूमिका पुंज या फिर भूमिका समुच्चय के नाम से देखने को मिलेगा, रोल सेट इंग्लिश में कहते हैं। और वहीं स्टेटस सेट की बात करें तो ये आपका परिस्थिति कुलक या परिस्थिति पुंज या फिर परिस्थिति समुच्चय के नाम से देखने को मिलेगा। वहीं स्टेटस सीक्वेंस की बात करें तो ये आपका परिस्थिति क्रम के नाम से देखने को मिलेगा। इन सबका जो कॉन्सेप्ट है इसका प्रोपाउंड किसने किया, आर.के. मर्टन ने किया है। इन्होंने बताया कि जब व्यक्ति की एक स्थिति में परिवर्तन आता है तो उसके परिस्थिति समुच्चय में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही व्यक्तियों की भूमिकाएं भी होती हैं। इसलिए एक व्यक्ति की जितनी परिस्थितियां होंगी, जितने स्टेटस में होगा, उतनी ही उसकी भूमिकाएं होंगी, उतनी ही उसकी रोल भी होगा। जैसे कोई टीचर है तो टीचर का भी उसका रोल है, घर में है तो उसका अलग अलग रोल हो जाता है हर चीज़ में। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, जिसकी जितनी भी भूमिका होगी वो जितने जितने अपनी कार्य निर्वहन करेगा उतना उतना उसके रोल में भी चेंजेस देखने को मिलेगा, उतना ही उसका रोल भी होता जाएगा। इसलिए एक व्यक्ति की जितनी परिस्थितियाँ होंगी उतनी उसकी भूमिका भी। जब किसी व्यक्ति की एक से अधिक परिस्थितियाँ होती हैं तो उसी के अनुरूप विभिन्न भूमिकाएं भी बनती हैं, जिसे आपका भूमिका पुंज या भूमिका समुच्चय कहते हैं। और इसी प्रकार कोई व्यक्ति एक परिस्थिति में किसी का पुत्र तो दूसरे परिस्थिति में किसी का पति भी हो सकता है। वही व्यक्ति कहीं शिक्षक है तो कहीं पुजारी भी। जब एक व्यक्ति के साथ एक से अधिक स्थितियां जुड़ी होती हैं तो उसे परिस्थिति पुंज या स्थिति समुच्चय कहते हैं आपका। और एक व्यक्ति द्वारा उत्तरोत्तर क्रम में धारण की गई परिस्थितियों की श्रृंखला को परिस्थिति क्रम कहते हैं, स्टेटस सीक्वेंस कहते हैं आपका। और एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक के बाद एक अनेक परिस्थितियां धारण करता है, यह प्रक्रिया आपका परिस्थिति क्रम का द्योतक है। जैसे एक शिशु, बालक, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध की परिस्थितियां एक के बाद एक धारण करता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आर.के. मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय, भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणाओं के प्रतिपादक हैं। अभी आपको बताया गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रोल सेट, स्टेटस सेट और स्टेटस सीक्वेंस आपका किसने दिया है, आर.के. मर्टन ने। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आर.के. मर्टन। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति कुलक, भूमिका कुलक एवं परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणाओं को किसने प्रतिपादित किया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2017 में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर.के. मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भूमिका पुंज पद का सृजन किया है। फर्स्ट ऑप्शन टी.वी. बोटोमोस, सेकंड ऑप्शन इमानुएल दुर्कीम, थर्ड ऑप्शन जॉर्ज सिमेल, फोर्थ ऑप्शन आर.के. मर्टन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी बताया गया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर.के. मर्टन।
तो भूमिका पुंज की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2015 में पूछा गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मर्टन। तो देखिए बार बार भूमिका पुंज किसने दिया, रोल सेट किसने दिया है, स्टेटस सीक्वेंस किसने दिया है, ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायस्थिति पुंज की अवधारणा किसने दी है? फर्स्ट ऑप्शन आर के मर्टन, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, आपको बताया भी गया। और ये आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2013 में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भूमिका पुंज और प्रायस्थिति पुंज की धारणाओं को प्रस्तुत किया? सेम वही क्वेश्चन है और पूछा गया था आपसे जीआईसी एग्जाम 2015 में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भर्ती भूमिकाओं की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन आर लिंटन, सेकंड ऑप्शन एमएफ नैडल, थर्ड ऑप्शन ई हॉफमैन, फोर्थ ऑप्शन है आर के मर्टन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भर्ती भूमिकाओं का जो कॉन्सेप्ट है इसका प्रयोग आपका ई हॉफमैन द्वारा किया गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ई हॉफमैन। और ये आपसे जीआईसी एग्जाम 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आपका जीआईसी एग्जाम 2017 में ही पूछा गया कि भूमिका संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? फर्स्ट ऑप्शन रॉल्फ टर्नर, सेकेंड ऑप्शन एसएफ नैडल, थर्ड ऑप्शन आर के मर्टन, फोर्थ ऑप्शन रॉल्फ लिंटन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भूमिका संघर्ष का अवधारणा आपका आर के मर्टन द्वारा दिया गया है। जब व्यक्ति की दो भूमिकाएं परस्पर विरोधाभासी अपेक्षाएं करने लगती हैं तो वह भूमिका संघर्ष है। आपका जो कमीशन है इसका राइट आंसर किसको माना? ऑप्शन बी को माना है, जो कि आपका गलत है। एसएफ नाडल नहीं होगा, आर के मर्टन होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी आर के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है? फर्स्ट ऑप्शन है एकमात्र भूमिका में संघर्ष, सेकेंड ऑप्शन है भूमिकाओं में संघर्ष, थर्ड ऑप्शन है दोनों ए तथा बी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2013 में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी आपको बताया गया जो भूमिका संघर्ष है इसका कॉन्सेप्ट आपका मर्टन के द्वारा दिया गया था। और भूमिका संघर्ष आपका होता क्या है? तो जब व्यक्ति की दो भूमिकाएं परस्पर विरोधाभासी अपेक्षाएं करने लगती हैं तो वह भूमिका क्या कहलाता है? आपका संघर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकमात्र भूमिका नहीं होगा, भूमिकाओं में संघर्ष हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी भूमिकाओं में संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है सीएच कूले, सेकंड ऑप्शन जीएच मीट, थर्ड ऑप्शन एम कुहन, फोर्थ ऑप्शन है एच ब्लूमर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में। तो जीएच मीट ने आपका भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग किया है। और भूमिका ग्रहण के अभाव में सामाजिक अंतःकरण की कल्पना नहीं किया जा सकता। और मीड ने आपका कहा है कि भूमिका ग्रहण की प्रक्रिया से ही सामाजिकरण संभव हो पाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीएच मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन भूमिका को बुनियादी भूमिका, सामान्य भूमिका एवं स्वतंत्र भूमिका इन तीन प्रकारों में किसने विभाजित किया? फर्स्ट ऑप्शन एसएफ नाडल, सेकेंड ऑप्शन आर लिंटन, थर्ड ऑप्शन जेएच फीचर, फोर्थ ऑप्शन एम बैंटन। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो माइकल बैंटन ने भूमिका को आपका तीन पार्ट में डिवाइड किया है। किसने? एम बैंटन ने। कौन कौन से में? पहला आपका हो गया बुनियादी भूमिका, बेसिक रोल, दूसरा हो जाएगा सामान्य भूमिका, जनरल रोल, और थर्ड आपका हो जाएगा स्वतंत्र भूमिका, इंडिपेंडेंट रोल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एम बैंटन। वहीं एसएफ नाडल की बात करें तो इन्होंने आपका भूमिका को संबंधनात्मक और गैर संबंधनात्मक में डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया। वहीं लिंटन की बात करते हैं तो लिंटन ने आपका भूमिका को आरोपित एवं अर्जित के रूप में क्लासिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस एक को स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका कहा जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है पिता, सेकेंड ऑप्शन है अध्यापक, थर्ड ऑप्शन है चित्रकार, फोर्थ ऑप्शन है अधिकारी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोसाइटी में बहुत सी ऐसी भूमिकाएं हैं जो किसी अन्य भूमिका की पूरक भूमिका होती हैं। एक की भूमिका दूसरे की भूमिका से जुड़ी होती है, जैसे पिता एवं पुत्र की भूमिका।
अध्यापक और विद्यार्थी की भूमिका, जैसे अध्यापक और विद्यार्थी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर अध्यापक नहीं तो विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी नहीं तो अध्यापक नहीं, किसी भी अध्यापक की कोई भी वजूद नहीं अगर विद्यार्थी नहीं उनसे पढ़ने के लिए। अधिकारी तथा कर्मचारी की भूमिका, और ये आपका संविधानात्मक भूमिका कहलाती है। और इसके ऑपोजिट हम बात करें तो कुछ ऐसे भी भूमिकाएं होती हैं जिनमें पूरक भूमिकाओं का नीड नहीं होता है, जैसे एक फकीर हो गया, साधु हो गए, कवि हो गए, चित्रकार हो गए, या विद्वान की भूमिका किसी अन्य भूमिका के संदर्भ में नहीं निभाई जाती है, तो ये आपका स्वतंत्र भूमिकाएं कहलाती हैं। इन्हें ही आपका गैर संविधानात्मक भूमिका के नाम से जाना जाता है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पिता और पुत्र की भूमिका हो जाता है, तो ये आपका नहीं होगा। अध्यापक का विद्यार्थी के साथ हो जाता है। बट चित्रकार जो है ये अपने आप में एक स्वतंत्र भूमिका है, इसके लिए किसी और की नीड नहीं होता। चित्रकार आपका स्वतंत्र रूप से आपका भूमिका निर्वहन करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चित्रकार। जबकि अधिकारी का भी आपका कर्मचारी, अधिकारी और कर्मचारी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लिस्ट दिया गया, दोनों लिस्ट को आपस में मिलाना है। तो भूमिका तनाव हमारा किससे हो जाएगा? यहाँ पर आपको दिया गया भूमिका तनाव, भूमिका संघर्ष, भूमिका संक्रमण और भूमिका श्रृंखला। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? यही आपको मैच करना है। तो हम भूमिका तनाव की बात करें तो ये आपका अपेक्षानुसार भूमिका निभाने में कठिनाई आती है। भूमिका तनाव में तो हमारा A का 2 हो गया। वही हम भूमिका संघर्ष की बात करते हैं तो एक समय में 2 तरह की भूमिका की मांग रहता है आपका भूमिका संघर्ष में। और भूमिका संक्रमण की बात करें तो एक भूमिका से दूसरी भूमिका में जो परिवर्तन होता है, जो इनका ट्रांजिशन होता है, इसको आपका भूमिका संक्रमण कहा जाता है। तो हमारा C का 4 हो जाएगा। और भूमिका श्रृंखला की बात करें तो ये एक सामाजिक परिस्थिति से जुड़ी अनेक भूमिकाओं का संग्रह है। तो हमारा क्या हो गया? D का 1। तो 2, 3, 4, 1 कहाँ पर दिया गया है? 2, 3, 4, 1 हमारा ऑप्शन C में है। तो हमारा ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति शब्द से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन प्रतिष्ठा, सेकंड ऑप्शन भूमिका निर्माण, थर्ड ऑप्शन भूमिका, फोर्थ ऑप्शन भूमिका निष्पादन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, एक मूल्य होता है। समाज में प्रत्येक परिस्थिति के प्रति लोगों में आदर और श्रद्धा की अलग अलग मात्रा पाई जाती है, उसे ही आपका परिस्थिति की प्रतिष्ठा कहते हैं। और एक परिस्थिति को धारण करने वाला व्यक्ति उससे संबंधित प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है। प्रतिष्ठा का संबंध व्यक्ति से ना होकर परिस्थिति से होता है, स्टेटस से होता है, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, पति, ये सब आपके पद हैं। और इस प्रकार पति जो है आपका प्रतिष्ठा का पद होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रतिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल किसी व्यक्ति के सामाजिक मान का आकलन मुख्यतः किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पेशा द्वारा, सेकंड ऑप्शन जन्म द्वारा, थर्ड ऑप्शन भू संपत्ति द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है आचार विचार की कोटि द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आजकल किसी व्यक्ति की सामाजिक जो परिस्थिति है, जो सोशल स्टेटस है, इसका आकलन अर्जित परिस्थिति के आधार पर होता है। जो आपका अचीव्ड स्टेटस होता है इसके बेसिस पर होता है, जिसका प्रमुख आधार आपका एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, व्यवसाय हो गया, किस बिजनेस में है, राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर क्या है, विवाह, नातेदारी, कुशलता, स्किल, ये सभी आपका है। तो वह राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आजकल किसी व्यक्ति के सामाजिक मान का आकलन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? पेशा द्वारा होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पेशा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शक्ति का एक प्रमुख लक्षण है? फर्स्ट ऑप्शन है यह संबंध मूलक होती है, सेकेंड ऑप्शन है यह स्थिति परक होती है, फोर्थ ऑप्शन है यह क्षमता द्योतक होती है, फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो शक्ति संबंध है, तो यहाँ पर पूछा गया शक्ति का प्रमुख लक्षण क्या है? तो शक्ति संबंध मूलक है, क्योंकि शक्ति के द्वारा दूसरे के व्यवहार को प्रभावित किया जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है शून्य में शक्तिशाली या शक्तिहीन नहीं हो सकता। तो हमारा ये तो करेक्ट है। और यह स्थिति परक होती है, क्योंकि कर्ता किसी विशेष परिस्थिति में ही इसका प्रयोग कर सकता है। जैसे कि आपका एक शिक्षक अपनी शक्ति का प्रयोग केवल कक्षा में ही कर सकता है, उसके बाहर तो नहीं कर सकता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी हमारा करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। चलिए, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे आपका चैप्टर 18 सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। इससे रिलेटेड जो भी आपके PYQs एग्जाम में बने हैं और आपको बार बार बताया गया किस एग्जाम के PYQs हम सॉल्व कर रहे हैं, इस बुक में आपका दिया गया PGT का और GIC का और RPSC लेक्चरर एग्जामिनेशन का।
तो इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो पीजीटी, जीआईसी और आरपीएससी तो हमारा टॉपिक वाइज ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके अदर आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं उसको हम बाद में करेंगे, कभी टाइम रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या इस चैप्टर का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। फर्स्ट ऑप्शन है मर्टन ने, सेकंड ऑप्शन श्रमनर ने, थर्ड ऑप्शन डेविस ने, फोर्थ ऑप्शन रॉस ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2009 में। तो आपके अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट है ये रॉस, इन्होंने आपका सबसे पहले इनका बुक था, आपको बताया भी गया बुक का है सोशल कंट्रोल। और ये बुक आपका पब्लिश कब हुआ था? सोशल कंट्रोल ये बुक आपका पब्लिश हुआ था 1901 में। इसमें आपका जो सामाजिक नियंत्रण है इसका एनालिसिस किया गया है। रॉस ने लिखा है कि सामान्यतः सामाजिक नियंत्रण से हमारा तात्पर्य सामाजिक प्रक्रिया में कुछ व्यक्तियों द्वारा मनमाना हस्तक्षेप है। ये व्यक्ति सरकारी अधिकारी, नेता अथवा कार्यकर्ता हो सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक नियंत्रण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? आपका रॉस ने किया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम वैसे ही है, यहाँ पर यही पूछा गया कि सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया? अभी आपको बताया गया। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये रॉस। ये आपसे पीजीटी एग्जाम 2021 में पूछा गया है, जबकि ये आपसे जीआईसी एग्जाम 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सामाजिक नियंत्रण के अध्ययन से जुड़ा है? ये क्वेश्चन भी कुछ वैसे ही है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है रॉस, सेकंड ऑप्शन मार्क्स, थर्ड ऑप्शन बेबलिन, फोर्थ ऑप्शन है पेरेटो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2015 में। तो अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट ये रॉस ने अपने इनकी कौन सा बुक नाम बताया गया आपको? सोशल कंट्रोल। इसमें इन्होंने सामाजिक नियंत्रण का एनालिसिस किया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। वही हम मार्क्स की बात करते हैं तो ये आपके सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष के सिद्धांत से संबंधित हैं। हम बेबलिन की बात करें तो बेबलिन आपके प्रौद्योगिकी परिवर्तन से संबंधित है। और इनका एक है कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन, ये भी आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में आपके पूछा जाता है। कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन की थ्योरी किसने दिया? बेबलिन ने दिया है। और आप इकोनॉमी में पढ़ते भी होंगे बेबलिन गुड्स। तो बेबलिन गुड्स क्या होता है? जिस पर आपके डिमांड एंड सप्लाई दोनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वे आपके बेबलिन गुड्स कहलाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और आपका फोर्थ क्या है? पेरेटो। तो पेरेटो से हम बात कर लेते तो आपके चक्रीय सिद्धांत से जो संबंधित है वे कौन हो जाएंगे? हमारे पेरेटो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम है? फर्स्ट ऑप्शन परिवार, सेकंड ऑप्शन पड़ोस, थर्ड ऑप्शन मित्र मंडली, फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त सभी। और ये क्वेश्चन पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2015 में। तो सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल का जो प्रोसेस है इसमें प्राथमिक समूहों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्राथमिक समूह के अंतर्गत आपके परिवार आ जाते हैं, पड़ोस आ जाते हैं, मित्र मंडली आ जाता है, पीयर ग्रुप्स आ जाते हैं। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए किसी भी समाज द्वारा डाले गए दबाव के प्रतिमानों को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है समाजीकरण, सेकंड ऑप्शन सामाजिक संरचना, थर्ड ऑप्शन सामाजिक स्थिरीकरण, फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक नियंत्रण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए किसी भी समाज द्वारा डाले गए दबाव के प्रतिमानों को आपका सामाजिक नियंत्रण कहते हैं, सोशल कंट्रोल कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, सामाजिक नियंत्रण। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है। फर्स्ट ऑप्शन औपचारिक नियमों और नियमावलियों द्वारा, सेकंड ऑप्शन है अनौपचारिक नियमों और नियमावलियों द्वारा, और थर्ड ऑप्शन है औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पीजीटी एग्जाम 2013 में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक नियंत्रण आपका औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों द्वारा आपका क्रियाशील होते हैं। हम औपचारिक साधन की बात करें तो इसके अंतर्गत आपका स्टेट आ जाएगा, राज्य, पुलिस, कानून। और अनौपचारिक नियंत्रण की बात करें तो इसके अंतर्गत आपका प्रमुख साधन में क्या आ जाएंगे? लोकरीतियाँ आ जाएंगे, फोकवेज आ जाएगा, लोकाचार, मोरेस, नैतिकता, मोरालिटी, धर्म, रिलीजन, परिवार, जनमत, आलिखित नियम, ये सभी आपके अनौपचारिक साधन में आ जाएंगे। तो हमारे सामाजिक नियंत्रण को क्रियाशील किसके द्वारा होता है? आपका औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों द्वारा होता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक एजेंसी अभिकरण से संबंधित है? फर्स्ट राज्य, सेकंड कानून, थर्ड परिवार, फोर्थ प्रथा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 1 और 2, सेकंड ऑप्शन है 3 और 4, थर्ड ऑप्शन है केवल 3, फोर्थ ऑप्शन है केवल 1। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2009 में। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है अनौपचारिक एजेंसी कौन कौन सी है। तो राज्य आपका औपचारिक एजेंसी में आएगा, कानून भी आपका औपचारिक एजेंसी में आ जाएगा, बट आपका परिवार और प्रथा ये दोनों क्या है? अनौपचारिक एजेंसी है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3 और 4। क्योंकि जो आपका औपचारिक एजेंसी होता है ये आपका जानबूझ के बनाया जाता है सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, बट जो अनौपचारिक एजेंसी होता है ये आपका अपने आप ही स्पॉन्टेनियस बन जाता है। जैसे परिवार है, प्रथा है, तो ये सब आपके क्या है? अनौपचारिक एजेंसी है। कस्टम, कल्चर, मोरस, फोकवेज, ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन औपचारिक नियमों एवं कानूनों द्वारा, सेकंड ऑप्शन अनौपचारिक नियमों एवं कानूनों द्वारा, थर्ड ऑप्शन है औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों नियमों एवं कानूनों द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग आपका औपचारिक और अनौपचारिक दोनों नियमों एवं कानूनों द्वारा होता है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों नियमों एवं कानूनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग है? फर्स्ट ऑप्शन समाजीकरण, सेकंड ऑप्शन विधि निर्माण, थर्ड ऑप्शन धर्म, फोर्थ ऑप्शन सामाजिक मान्यताएं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाजीकरण की प्रक्रिया सामाजिक नियंत्रण से बहुत सीधे ढंग से जुड़ी है। समाज में कौन सा व्यवहार अपेक्षित है, अनपेक्षित है, इसकी जानकारी व्यक्ति को समाजीकरण, सोशलाइजेशन के द्वारा ही होता है। जिन माध्यमों के द्वारा समाजीकरण होता है बहुत हद तक उन्हीं माध्यमों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण भी होता है। इसलिए कभी कभी समाजीकरण एवं सामाजिक नियंत्रण का प्रक्रिया एक जैसा ही लगता है। समाजीकरण जो है आपका सामाजिक नियंत्रण का ही आधार है। जितना अधिक सामाजिक मानदंडों के अनुरूप समाजीकरण होगा, समाज में सामाजिक नियंत्रण भी उतनी ही आसानी से होगा। तो इससे आपका स्पष्ट हो जाता है कि समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता है? फर्स्ट ऑप्शन है कानून, सेकंड ऑप्शन कारावास, थर्ड ऑप्शन धर्म, फोर्थ ऑप्शन राज्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो औपचारिक नियंत्रण वह नियंत्रण है जो निश्चित लिखित कानूनों के द्वारा संपन्न होता है आपका, जिसे व्यक्ति या समूह को मानना ही पड़ता है। और औपचारिक नियंत्रण के साधनों का विरोध करने पर दंड देने की व्यवस्था है, जैसे अपहरणकर्ता का मुकदमा चलाकर न्यायालय द्वारा दंड दिया जाना, राज्य पुलिस, न्यायालय, किसी औपचारिक संगठन इत्यादि के द्वारा किया गया नियंत्रण औपचारिक नियंत्रण का आपका एग्जाम्पल है। जबकि आपका जो प्रथाएं हो गई, लोकरीतियां हो गए, फोकवेज हो गया, और लोकाचार, नैतिकता, धर्म, परिवार, जनमत, आलिखित नियम, ये सारे आपके क्या हैं? अनौपचारिक नियंत्रण के साधन हैं। जबकि हम औपचारिक नियंत्रण के साधन की बात करें तो आपका कानून हो गया, कारावास हो गया, राज्य हो गया, ये सब आपके औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आ जाएंगे। जबकि जो धर्म है आपका, ये औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आएगा, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, धर्म। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण होता है ये आपका जानबूझकर बनाया जाता है, आपको कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। जबकि जो अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण है स्वतः बन जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन नहीं है? यहाँ पर भी पूछा गया कि औपचारिक साधन कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2013 में। फर्स्ट ऑप्शन है कारागृह या जेल, सेकंड ऑप्शन है अदालतें, थर्ड ऑप्शन है जनरीतियां, फोर्थ ऑप्शन है विश्वविद्यालय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी आपको बताया गया कारावास या गृह जो जेल है ये आपका औपचारिक साधन है। अदालतें भी आपका औपचारिक साधन के अंतर्गत आएगा, ये आपका जानबूझ के बनाया जाता है आपको कंट्रोल करने के लिए। बट जो जनरीतियां हैं ये इसका फॉर्म सोसाइटी में होता है, तो ये आपका अनौपचारिक साधन है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जनरीतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कानून, सेकंड ऑप्शन जेल, थर्ड ऑप्शन धर्म, फोर्थ ऑप्शन राज्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पूछा गया कौन सी एजेंसी जो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में नहीं आता, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की एक औपचारिक एजेंसी है? फर्स्ट ऑप्शन परिवार, सेकंड ऑप्शन परंपरा, थर्ड ऑप्शन राज्य, फोर्थ ऑप्शन प्रथा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा यहाँ पर पूछा गया कि औपचारिक एजेंसी है? तो परिवार आपका औपचारिक एजेंसी नहीं है, परंपरा भी नहीं है, राज्य हमारा औपचारिक एजेंसी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता का पुत्र के व्यवहार पर नियंत्रण को किस श्रेणी में रखेंगे? फर्स्ट ऑप्शन औपचारिक नियंत्रण, सेकंड ऑप्शन औपचारिक तथा अनौपचारिक नियंत्रण, थर्ड ऑप्शन अनौपचारिक नियंत्रण, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था आरपीएसटी लेक्चरर एग्जाम 2013 में। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पिता का पुत्र के व्यवहार पर नियंत्रण आपका अनौपचारिक नियंत्रण का एग्जाम्पल आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनौपचारिक नियंत्रण। तो पुत्रों पर नियंत्रण उनका बहुत कम देखने को मिलता है, पुत्र पर ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? फर्स्ट ऑप्शन जनरीतियां, सेकंड ऑप्शन परंपराएं, थर्ड ऑप्शन राज्य, फोर्थ ऑप्शन सामाजिक भय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है औपचारिक अभिकरण कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राज्य। क्योंकि जनरीतियां, परंपराएं, सामाजिक भय ये सब आपका अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य है? फर्स्ट ऑप्शन है सही समय पर चुनाव करवाना, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक विकास तेज करना, थर्ड ऑप्शन है आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना, फोर्थ ऑप्शन है कीमतों पर नियंत्रण रखना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य क्या है? आपका आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? फर्स्ट ऑप्शन है नमस्ते करना, सेकंड ऑप्शन अंतर विवाह, थर्ड ऑप्शन बहिर्विवाह, फोर्थ ऑप्शन है एक विवाह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाज जो है आपका प्रत्येक व्यक्ति से आशा रखता है कि किस परिस्थिति में उसे किस ढंग से व्यवहार करना चाहिए। तो व्यवहारों की अपेक्षा हर समाज में अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए प्रत्येक समाज की अपनी अपनी लोक रीतियाँ होती हैं, फोकवेज होते हैं। किसी व्यक्ति को किस प्रकार बैठकर भोजन करना चाहिए, किसी से मिलने पर किस ढंग से अभिनंदन करना चाहिए, विदाई के समय कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस अवसर पर किस प्रकार का वस्त्र पहनना चाहिए, महिलाओं के साथ पुरुषों का व्यवहार कैसा हो, इस प्रकार के हजारों अपेक्षित व्यवहारों को आपका लोक रीति कहा जाता है। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ आपसे अपेक्षा किया जाता है कि यदि अपने से बड़ा कोई गेस्ट आपके घर में आता है तो उसे हाथ जोड़कर आप नमस्ते करें या फिर पैर छुएं, जैसे आपका यहाँ ट्रेडिशन हो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस परंपरागत ढंग से अभिनंदन नहीं करता तो वैसे लोगों की थोड़ी बहुत निंदा तो की जाती है, पर समाज उसे कठोर दंड नहीं देता। अपेक्षित व्यवहार मात्र अपेक्षित ही होता है, नितांत आवश्यक नहीं है। और दूसरे शब्दों में हम बात करें तो लोक रीति आपका गुड बिहेवियर है, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इसको ही आपका लोकाचार भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नमस्ते करना। तो आप किसी के यहाँ जाते तो आप अगर सामने वाला जिसके यहाँ भी आप गए उनके बच्चे आपसे नमस्ते नहीं करते हैं या फिर देख के साइड से निकल जाते तो आपके मन में भी ये बात आता है कैसे इनके बच्चे हैं, इनका बिहेवियर कैसा है, कि ये सामने बड़े जो उनके यहाँ गेस्ट आए उनका कोई भी आदर सम्मान इनके मन में नहीं है, कैसी चीज़ें इनके घर के बच्चों को सिखाया गया, इनके अंदर संस्कार नहीं है, ये नहीं वो नहीं। तो ऐसी बातें अपने मन में भी आ जाता है, हम इनकी थोड़ी बहुत निंदा भी करते हैं, अपने घर में भी जाके बता देते हैं कि ऐसा ऐसा इनके बच्चे थे, बट उनको कोई कठोर दंड नहीं दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है? फर्स्ट ऑप्शन है स्कूल, सेकंड ऑप्शन परिवार, थर्ड ऑप्शन पड़ोस, फोर्थ ऑप्शन है नातेदारी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक नियंत्रण में परिवार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बच्चा ज्यादातर टाइम या बचपन से ही अपने कहाँ परिवार में ही रहता है, बाद में वो और एजेंसी से उसका ताल्लुकात होता है, स्कूल, पड़ोस, नातेदारी इन सबसे बाद में होता है, पहले तो बच्चे अपने परिवार में ही रहता है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आपका परिवार ही निभाता है सामाजिक कंट्रोल में। और जन्म लेते ही बालक किसी न किसी परिवार का सदस्य हो जाता है, जहां समाजीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले प्रारंभ होती है, इसलिए सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया की भी शुरुआत पहले यही होती है। धार्मिक विश्वासों, परंपराओं, प्रथाओं, जीवन के मूल्यों एवं प्रतिमानों की जानकारी सर्वप्रथम परिवार में ही होती है, जिससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढंग से व्यक्ति का आचरण निर्धारित होता है। क्योंकि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी परिवार का ही सदस्य बना रहता है, इसलिए परिवार सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण के रूप में आजीवन कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, परिवार। तो अभी आपने देखा होगा, आपको केबीसी में जो 10 साल का बच्चा आया था जिसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, इतना ट्रोल भी नहीं करना चाहिए उसको, उसके पेरेंट्स को, सबको किया जा रहा है। तो जैसे चीजें बच्चों को परिवार में सिखाया जाता है, जैसे
आजकल के बच्चों में क्या है, उनके अंदर पेशेंस देखने को नहीं मिलता। अगर उनके अंदर कोई भी नॉलेज है, अगर सामने वाला कोई आ गया, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। हम लोग के टाइम पे क्या था, हम लोग 6 साल में तो स्कूल में एंट्री किए थे, और आजकल बच्चे 3 साल में ही जाने लगते हैं, और उनके हाथ में सेल फोन भी आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें उनको समय से पहले ही एक्सपोज कर दिया जा रहा है। जो एक्सपोजर है उनको कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है, जिसके चलते बच्चे ऐसे हो जा रहे हैं। तो इतना ट्रोल किया गया, अगर आप अपने बच्चों में ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपको अपने बच्चों में भी देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे मैं अपनी भांजी की बात करूं, तो उसको ये पता है नहा के डेली मॉर्निंग में जाके भगवान जी से आपको क्या मांगना है, बल बुद्धि विद्या। तो वो डेली अपने लिए बल बुद्धि विद्या मांगेगी, परिवार के लिए मांगेगी, फिर विश्व के लिए मांगेगी। ये इसका एक जोन है। दूसरा, वहीं पर वो डेली स्क्रॉल कर रही है, आप शॉर्ट्स वगैरह भी देख रही है, तो इस सब के चलते उसके मन में वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं बैठते जा रही है, जिसके चलते जिद वगैरह बहुत ज़्यादा करना, और जब तक बातें ना मान लेना तब तक जिद करते रहना, रोना, सामान ना मिलना तब तक। तो ये सारी चीज़ें सबके बच्चों में देखने को मिलता है। और जितना भी ज्ञान उनके अंदर है, अगर कोई घर पे आ जाए तो सारा ज्ञान अपना दिखाना है, क्योंकि बच्चों को आजकल लगता है कि मुझे जो आ रहा है वो सामने वाले को नहीं आ रहा है। तो उनको ये सब लग रहा है कि उनको बहुत सारी चीज़ें आती है, जिसके चलते उस बच्चे को भी बदतमीज वगैरह न जाने क्या क्या बोला जा रहा है। तो इसके क्या है, उसका सोशलाइजेशन ही ऐसा हुआ। वहाँ पर भी जो क्लिपिंग मुझे दिखाई गई, उसके जरिए जो पता चलता है, सब बच्चे मतलब जितने भी व्यक्ति वहाँ बैठे थे सभी लोग हंस रहे थे, किसी को कोई शिकन नहीं थी। अगर वो क्लिपिंग इतनी ही खराब थी तो आपका लाइमलाइट में आता ही नहीं। पहली बात, आपको वो ऑन एयर ही नहीं किया जाता। बट उसके पीछे टीआरपी का जो बहुत बड़ा खेल रहता है, जैसे कि रियलिटी शो मैं बिल्कुल नहीं देखती, क्योंकि रियलिटी शो में रियलिटी जैसा कुछ नहीं होता और सब कुछ रहता है। क्योंकि भी रिसेंटली एक एक्ट्रेस का ही इंटरव्यू सुन रही थी, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि रियलिटी शो में मेरा सिलेक्शन बस इसलिए नहीं हुआ कि मुझसे बोला गया ये सब बोलिए कि आपकी फैमिली में इतना ज़्यादा स्ट्रगल का फेज आप लोग ने देखा, जिसके चलते फिर टीआरपी बढ़ती है ऐसे कहने से। उन्होंने बोला जब मैंने स्ट्रगल ऐसा देखा ही नहीं तो मैं क्यों बोलूँ, क्यों ऐसे पोर्ट्रे करूँ सामने, जिसके चलते उनका सिलेक्शन नहीं हो। तो आप समझ सकते हैं क्या है। तो इतना ज़्यादा ट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने बच्चों में देखेंगे तो आपको वो प्रवृत्ति आपको अपने बच्चों में भी देखने को मिलेगी। अधीरता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पेशेंस नहीं दिखता है। तो इन सब के लिए क्या है, आपको कंट्रोल करना है। बच्चे कैसे चीज़ें देख रहे हैं उस पर आपको कंट्रोल करना है। जैसे चीज़ें वो कंज्यूम करेंगे वैसे वो बनते जाएंगे। तो कैसे बच्चों को मतलब एक भविष्य कैसे मिले समाज को, ये आपके हाथ में। आप जैसा चीज़ें बच्चों को सिखाएंगे, जैसी चीज़ें उनके सामने परोसी जाएगी वो वैसे बनते जाएंगे। तो वो बच्चा भी आप सबको जब भी कुछ बता रहा है तो सबको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बच्चों की हर हरकत सबको पसंद होती। वही हरकत जब बड़ा हो जाता तब नहीं पसंद आती, और पहले हम कंट्रोल नहीं करते और बाद में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सामने वाले को ऐसे बिहेव नहीं करना है। तो बनाना ही सोसाइटी को ऐसा है, अपने परिवार से ही आप बना सकते हैं। तो बच्चों को ऐसा शिक्षा दीजिए जिससे कि वो आगे चल के ऐसी चीज़ें ना करे जो आपको आए दिन देखने को मिलता है। इतने सारे क्राइम्स वगैरह जो कैसे कैसे देखने को मिलता है, जब बच्चों में कोई रोक टोक नहीं, वो जो भी कर रहे हैं उनको लग रहा है वो सही कर रहे हैं, तो उनको बताना पड़ेगा आपको क्या सही है क्या नहीं। बट ऐसे आप किसी को जज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है न्यायपालिका, सेकंड ऑप्शन अर्थव्यवस्था, थर्ड ऑप्शन धर्म, फोर्थ ऑप्शन आदर्श नियम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पीजीटी एग्जाम 2004 में एंड आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2015 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका न्यायपालिका है ये आपका अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी है। अर्थव्यवस्था आपका सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था, क्योंकि आपको पता है सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी आपका दो टाइप का होता है। पहला आपका क्या हो जाता है, औपचारिक, और दूसरा हो जाता है अनौपचारिक एजेंसी। तो परिवार, प्राथमिक समूह, जो लोक रीतियां हैं, लोकाचार है, फोक बेज है, धर्म है, नैतिकता है, मोरेश है, आदर्श नियम है, प्रथा है, नेतृत्व है, और न्यायपालिका राज्य, जनसंचार का माध्यम, शिक्षा, ये सभी आपके क्या हैं, सोशल कंट्रोल की एजेंसी है। बट आपका अर्थव्यवस्था नहीं है। तो इसमें से आपका कुछ अनौपचारिक है और कुछ औपचारिक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष का उल्लेख किया है? फर्स्ट ऑप्शन है किम्बाल यंग, सेकंड ऑप्शन है कार्ल मैनहीम, थर्ड ऑप्शन है सीएच कूले, फोर्थ ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2015 में। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्ल मैनहाइम ने आपका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रणों की चर्चा अपने कौन से बुक में किया है? मैन एंड सोसाइटी में किया है। और प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण प्रायः आपका प्राथमिक समूह द्वारा किया जाता है, जैसे माता पिता हो गए, फ्रेंड हो गए, शिक्षक, पड़ोसी, ये सभी हो गए। और हम अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात करें तो व्यक्ति के शेष सामाजिक व भौतिक वातावरण द्वारा व्यक्ति पर नियंत्रण
से है और किम्बाल यंग ने आपका सामाजिक नियंत्रण को दो भागों में बांटा है। किसमें आपका सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव में बांटा है किसने, किम्बाल यंग ने। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कार्ल मैनहीम। तो कार्ल मैनहीम ने आपका सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष का उल्लेख किया अपने कौन से बुक में, मैन एंड सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक नियंत्रण को दो प्रकारों प्रत्यक्ष तथा परोक्ष में वर्गीकृत किया है। तो जो अप्रत्यक्ष है इसी को आपका परोक्ष कहा जाता है। अभी आपको बताया गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे जीआईसी एग्जाम 2009 में पूछा गया था। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैनहीम। तो आपको बताया गया जो मैनहीम है इन्होंने सामाजिक नियंत्रण को दो प्रकार में आपका वर्गीकृत किया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष को ही आपका परोक्ष भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स कूले, सेकंड ऑप्शन है गुरबिच तथा मूरे, थर्ड ऑप्शन है लेपियर, फोर्थ ऑप्शन है कार्ल मैनहीम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के चेतन और अचेतन प्रकार का उल्लेख किया है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। और वहीं पर हम बात करते हैं आपका गुरबिच और मूरे की। तो इन्होंने आपका संगठित और असंगठित प्रकार में वर्गीकृत किया, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। वहीं हम बात करते हैं आपका कार्ल मैनहीम का। तो कार्ल मैनहीम ने आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में आपका वर्गीकृत किया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेतन तथा अचेतन, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में किसने किया, चार्ल्स कूले ने किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चार्ल्स कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन चेतन और अचेतन, सेकंड ऑप्शन सहयोग और संघर्ष, थर्ड ऑप्शन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, फोर्थ ऑप्शन है सकारात्मक और नकारात्मक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2015 में। तो चेतन और अचेतन ये आपका सोशल कंट्रोल का स्वरूप है। तो चेतन और अचेतन में आपका किसने क्लासिफाई किया है, तो चार्ल्स कूले ने किया है, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस में। और सहयोग और संघर्ष ये आपका सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है, ये आपका सामाजिक प्रक्रिया के प्रकार में आता है, सहयोग और संघर्ष। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। वहीं अभी आपको बताया गया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में किसने क्लासिफाई किया है, तो आपका कार्ल मैनहीम ने किया है। वहीं हम सकारात्मक और नकारात्मक की बात करें, पॉजिटिव और निगेटिव में आपका किसने क्लासिफाई किया है, तो किम्बाल यंग ने किया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। चेतन और अचेतन का किसने किया है, चार्ल्स कूले ने किया है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक नियंत्रण के प्रकार कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चेतन एवं अचेतन नियंत्रण, सेकंड ऑप्शन है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण, थर्ड ऑप्शन सकारात्मक एवं नकारात्मक नियंत्रण, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2013 में। तो चेतन और अचेतन नियंत्रण, आपका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण, सकारात्मक एवं नकारात्मक नियंत्रण, ये तीनों ही आपका सामाजिक नियंत्रण के प्रकार है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। और आपको दो बार बता दिया गया कि चेतन और अचेतन, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण में किसने क्लासिफाई किया है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया, आपको मिलाना है, क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेतन और अचेतन नियंत्रण का, किसने किया, अभी आपको बताया गया कूले ने किया है, कूले एंड बर्नार्ड हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। वही हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात करें, आपको क्या बताया गया, कार्ल मैनहीम, तो आपका बी का 1 हो जाएगा। वही हम बात करते हैं सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण का, ये किसने दिया, अभी बताया गया आपको, किम्बाल यंग हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया 4 1 2, तो यहाँ 3 हो जाएगा। संगठित और असंगठित नियंत्रण किसने दिया है, जॉर्ज गुरबिच। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 1 2 3। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका 4 1 2 3 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है सकारात्मक नियंत्रण का, सेकंड ऑप्शन नकारात्मक नियंत्रण का, थर्ड ऑप्शन है अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति के बाहर वैवाहिक संबंधों की स्थापना करता है तो ऐसे विवाह को अंतरजातीय विवाह कहा जाता है। और जनरली ऐसे व्यक्ति को उसकी जाति पंचायत कठोर दंड देती है और जाति निष्कासन कर देती है। यह आपका नकारात्मक नियंत्रण का एग्जाम्पल हो जाएगा। आप खाप पंचायत भी देखे हैं, उसमें भी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी नकारात्मक नियंत्रण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख टैलकेट पार्सन्स द्वारा नहीं किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है सुरक्षा द्वार यांत्रिकी, सेकंड ऑप्शन सकारात्मक यांत्रिकी, थर्ड ऑप्शन नकारात्मक यांत्रिकी, फोर्थ ऑप्शन है चिकित्सकीय यांत्रिकी। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2020 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी आपको बताया गया 3 में किया है टैलकेट पार्सन्स के द्वारा, सुरक्षा द्वार यांत्रिकी में नहीं किया गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सुरक्षा द्वार यांत्रिकी। जबकि आपको बताया गया सकारात्मक यांत्रिकी, नकारात्मक यांत्रिकी और चिकित्सकीय यांत्रिकी में किया है। तो आपका पॉजिटिव, निगेटिव एंड थेरेप्यूटिक में टैलकेट पार्सन्स के द्वारा आपका बताया गया है जो सामाजिक नियंत्रण की 3 क्रिया विधियों की चर्चा किया गया है। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक नियंत्रण नियोजित व अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसके द्वारा व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है, उनसे आग्रह किया जाता है अथवा बाध्य किया जाता है कि वे अपने समूह के रीतियों तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें। सामाजिक नियंत्रण की उपयुक्त परिभाषा किसकी है? फर्स्ट ऑप्शन है रॉस, सेकंड ऑप्शन ब्रियरली, थर्ड ऑप्शन ऑकबर्न एवं निमकॉफ, फोर्थ ऑप्शन है पार्सन्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम बात करते हैं सबसे पहले रॉस का। तो रॉस ने आपका, इनकी बुक था सोशल कंट्रोल, जिसमें सामाजिक नियंत्रण के बड़े विस्तृत अर्थों में व्याख्या किया है। और इनके अकॉर्डिंग सामाजिक नियंत्रण में वे सब शक्तियां शामिल हैं जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने सांचे में ढालता है। वही हम ब्रियरली की बात करें तो इनका मत है कि जो सामाजिक नियंत्रण है नियोजित व अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए सामूहिक शब्द हैं जिसके द्वारा व्यक्तियों को सिखाया जाता है और उनसे आग्रह किया जाता है अथवा बाध्य किया जाता है कि वे अपने समूह के रीतियों और सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें जिनके ये सदस्य हैं। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ब्रियरली। वही हम बात करते हैं ऑकबर्न एवं निमकॉफ का। तो इनके अकॉर्डिंग व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए एक समाज जिस दबाव के प्रतिमान का प्रयोग करता है वह उसकी सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑकबर्न और निमकॉफ के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2015 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक नियंत्रण, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक संगठन, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक संस्था और फोर्थ ऑप्शन है सामाजिकरण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑकबर्न और निमकॉफ के अकॉर्डिंग सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यवहार सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाता? फर्स्ट ऑप्शन है प्रार्थना स्थल में धार्मिक अनुष्ठान, सेकंड ऑप्शन है अपनी ही जाति में विवाह, थर्ड ऑप्शन है हड़ताल पर जाना, फोर्थ ऑप्शन है आयकर चुकाना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हड़ताल पर जाना यह आपका सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाता बल्कि आपका जो प्रार्थना स्थल में धार्मिक अनुष्ठान द्वारा सामाजिक नियंत्रण द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार हिंदू समाज में अपेक्षा किया जाता है कि वह अपनी जाति में ही विवाह करे और ऐसा ना करने पर उसको समाज जो है दंड भी देता है या जाति से निष्कासित कर देता है। सरकार जो है नागरिकों से अपेक्षा करती है कि वे व्यक्ति आयकर के दायरे में वे सरकार को टैक्स दें और जो इस प्रकार के नियम का पालन नहीं करते सरकार उन पर जुर्माना लगाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हड़ताल पर जाना। कहा भी जाता है नथिंग कैन बी सेड टू बी सर्टेन एक्सेप्ट डेथ एंड टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण लागू करता है? फर्स्ट ऑप्शन है समाज, सेकंड ऑप्शन धर्म, थर्ड ऑप्शन कानून, फोर्थ ऑप्शन उक्त तीनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक नियंत्रण आपका राज्य अपने माध्यम से कानून बनाकर करता है, शैक्षणिक संस्थाएं, नागरिक संगठन और धर्म या अन्य संस्थाओं के द्वारा प्रतिकूल व्यवहारों को आपका नियंत्रित किया जाता है। तो समाज भी आप पर सामाजिक नियंत्रण लगाता है, धर्म भी और कानून भी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है? फर्स्ट ऑप्शन है छोटे समुदायों में, सेकंड ऑप्शन है एक रूपीय समुदायों में, थर्ड ऑप्शन है धर्म को महत्व देने वाले समुदायों में, फोर्थ ऑप्शन है उक्त तीनों में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम बात करते हैं हैनवेट का। तो ये 1998 में हैनवेट ने आपका माना है कि इस बात का समर्थन करने के लिए समाजशास्त्री साहित्य में पर्याप्त प्रमाण है कि अधिक आधुनिक और विषम समुदायों की तुलना में
अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण छोटे, पारंपरिक और अधिक सजातीय एक रूपीय समुदायों में अधिक मजबूत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उक्त तीनों में। तो छोटे समुदायों में भी आपको सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है, एक रूपीय समुदायों में भी, और धर्म को महत्व देने वाले समुदायों में भी आपको सामाजिक नियंत्रण जो है आपका वो दृढ़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुचित सामाजिक नियंत्रण हेतु यह आवश्यक है कि फर्स्ट ऑप्शन है समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे, सेकंड ऑप्शन है समाज अपने सदस्यों पर आंशिक नियंत्रण रखे, थर्ड ऑप्शन है समाज अपने सदस्यों पर अतिशय नियंत्रण न रखे, फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक नियंत्रण कठोर और कषाव युक्त हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक जो संगठन है वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के सभी भाग एक दूसरे के साथ, संपूर्ण समाज के साथ अर्थपूर्ण रूप से संबंधित रहते हैं। समुचित सामाजिक संगठन हेतु यह आवश्यक है कि वह समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे। तो समुचित सामाजिक संगठन हेतु क्या आवश्यक है आपका? समाज अपने जो सदस्य हैं उन पर पूर्ण नियंत्रण रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण की जिन रीतियों एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताइए। फर्स्ट, पर्दा प्रथा, सेकंड, दहेज निरोध कानून, थर्ड, अंतरजातीय विवाह, फोर्थ, अलौकिक शक्ति में विश्वास। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है 1, 2 और 3, थर्ड ऑप्शन है 2, 3 और 4, थर्ड ऑप्शन है 1, 2 एंड 4 और फोर्थ ऑप्शन है 1, 3 और 4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक नियंत्रण आपको बताया गया, इसके दो प्रकार हैं, पहला औपचारिक, दूसरा आपका अनौपचारिक, पहला फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। तो जिन रीतियां, प्रथाएं, जो परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, सामाजिक आदर्श हैं, ये सभी आपके सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन के रूप में आते हैं। और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में वे विधियां आती हैं जो समाज की आवश्यकता अनुसार अपने आप विकसित हो जाती हैं, स्पॉन्टेनियस रहती हैं, जिसमें आपका पर्दा प्रथा हो गया और अंतरजातीय विवाह हो गया, अलौकिक शक्ति में विश्वास हो गया, ये आपके सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन हैं। और जो आपके औपचारिक साधन होता है आपको बताया ही गया, वह विधियां हैं जिनको जानबूझकर नियंत्रण के लिए बनाया जाता है, जैसे आपका सरकारी कानून हो गया, पुलिस, सेना, दंड विधान या जो अधिनियम है, एक्ट है, ये सभी हो गए। इस प्रकार आपका जो दहेज निरोध कानून है ये आपका सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक प्रकार में आता है। और आपसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का डेट कई बार पूछा गया है, कब ये आपका इनफोर्स में आया। तो आपका आंसर क्या है? 1961, जो कि आपको याद रखना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपसे पूछा गया सामाजिक नियंत्रण के जिन रीतियों एवं प्रथाओं से संबंधित साधन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औपचारिक नियंत्रण का उदाहरण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रथा, सेकंड ऑप्शन सैन्य शक्ति, थर्ड ऑप्शन अधिनियम, फोर्थ ऑप्शन है कानून। ये क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपसे औपचारिक नियंत्रण का उदाहरण नहीं है, तो मीन्स ये आपका अनौपचारिक नियंत्रण में आ जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रथा। तो प्रथा जो है आपका अनौपचारिक नियंत्रण का साधन है, औपचारिक नियंत्रण का नहीं है। जबकि आपका सैन्य शक्ति हो गया, अधिनियम हो गया, कानून हो गया, ये सभी आपका औपचारिक नियंत्रण का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये आपका जानबूझकर बनाया जाता है कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण के प्रकारों को प्रतिपादित किया है? फर्स्ट ऑप्शन के डेविस, सेकंड ऑप्शन श्री एच कूले, थर्ड ऑप्शन ई बोगार्डस, फोर्थ ऑप्शन के यंग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2015 में। तो आपको बताया गया जो ई ए रॉस हैं, ई ए रॉस, इन्होंने आपका औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण के प्रकारों में प्रतिपादित किया है, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल में किया है। और किम्बाल यंग की बात करें तो इन्होंने आपका पॉजिटिव और निगेटिव में सामाजिक नियंत्रण के प्रकार में बांटा है। और यहाँ हमारा राइट आंसर कोई भी नहीं है, कहीं आपको ये रॉस नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका जो आंसर है रॉन्ग दिया गया है, बट यहाँ का राइट आंसर आपका कमीशन ने क्या माना है? आंसर बी को माना है, श्री एच कूले को माना है। जबकि आपका राइट आंसर क्या होगा? ये रॉस। चलिए देखिए, यहाँ हमने अपना 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 17 एंड चैप्टर 18, जिसमें आपको स्टेटस एंड रूल से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज आपके एग्जाम में बने ये हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा आपने देखा सोशल कंट्रोल, तो सोशल कंट्रोल से भी रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज थे हमने देखा। अब हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज आपके एग्जाम में बने हैं। तो इससे पहले आपके 2 फेवरेट क्वेश्चन, क्लास कब तक ओवर होगा और कितने क्वेश्चन है। तो चैप्टर 19 में आपको 39 क्वेश्चन देखने को मिलेगा
और ये हम 7 PM से पहले ही आपका कंप्लीट कर लेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा सामाजिक परिवर्तन हमेशा मानव प्रसन्नता को इंगित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है विकास, सेकंड ऑप्शन है प्रगति, थर्ड ऑप्शन पश्चिमीकरण, फोर्थ ऑप्शन है उद्विकास। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2018 में। तो प्रगति का अर्थ किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ना है। तो जो मानव प्रसन्नता प्रगति को आपका रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मानव सुख की वृद्धि सामाजिक प्रगति की क्या है, एक कसौटी है, एक मानक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है। आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वैश्वीकरण, सेकंड ऑप्शन नगरीकरण, थर्ड ऑप्शन विकास, फोर्थ ऑप्शन आर्थिक वृद्धि। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2018 में। तो सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है, आपका विकास कहलाता है। विकास इस प्रकार के परिवर्तन का इंडिकेटर है जो श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्ग संघर्ष, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक सुधार, थर्ड ऑप्शन है राजनीतिक परिवर्तन, फोर्थ ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे जीआईसी एग्जाम 2015 में पूछा गया था। तो आपके जर्मन फिलोसफर हैं कार्ल मार्क्स। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के उद्विकास की व्याख्या प्रस्तुत किया है। उन्होंने समाज के विकास को विभिन्न चरणों में दिखाया और इनके अकॉर्डिंग आपका समाज का एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने की प्रक्रिया के पीछे जो क्लास स्ट्रगल है, वर्ग संघर्ष है, इसका मेन कंट्रीब्यूशन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वर्ग संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन, सेकेंड ऑप्शन है सांस्कृतिक परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन भौतिक परिवर्तन, फोर्थ ऑप्शन प्रौद्योगिकी परिवर्तन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। कुछ ने संरचना में परिवर्तन, तो कुछ ने संस्कृति में परिवर्तन, तो कुछ ने संबंधों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन माना है। वही हम बात करते हैं आपका एच.एम. जॉनसन की। तो आपका जॉनसन ने सामाजिक परिवर्तन का अर्थ जो संरचनात्मक परिवर्तन है इसको माना है। सोशल चेंज मीन्स चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, ये आपका किसने माना है? एच.एम. जॉनसन ने। वही हम गिडेंस की बात करें तो इन्होंने आपका बताया कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बुनियादी संरचना जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है या बुनियादी संस्था बेसिक इंस्टीट्यूशन में परिवर्तन से है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज की संरचना एवं उसके प्रकारों में परिवर्तन को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है धार्मिक परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन है सांस्कृतिक परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन, फोर्थ ऑप्शन है संरचनात्मक परिवर्तन। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2015 में। तो जब समाज की संरचना एवं उसके प्रकारों में परिवर्तन होता है तब इसे हम क्या बोलते हैं? सामाजिक परिवर्तन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित हो। किसने यह परिभाषित किया है? फर्स्ट ऑप्शन है मैकाइवर एंड पेज, सेकंड ऑप्शन किंग्सले डेविस, थर्ड ऑप्शन गिलिन एंड गिलिन, फोर्थ ऑप्शन ए डब्ल्यू ग्रीन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले मैकाइवर एंड पेज की बात करते हैं। इनके बुक का नाम आप सभी को पता है, सोसाइटी। तो इसी बुक में इन्होंने सोशल चेंज को स्पष्ट करते हुए बताया है कि समाज शास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से है। उसमें आए हुए परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। Our direct concern as a sociologist is with social relationship. It is the change in these relationships which alone we shall regard as social change. वही हम किंग्सले डेविस की बात करें तो इनके ही शब्दों में by social change is meant only such alterations as occur in social organization that is in structure and functions of society. That is सामाजिक परिवर्तन से आशय केवल उन बदलाव से है जो सामाजिक संगठन में हुआ करते हैं, अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी किंग्सले डेविस। वही हम बात करते हैं आपका गिलिन एंड गिलिन का। तो इनकी बुक का नाम क्या है? कल्चरल सोशियोलॉजी। तो कल्चरल सोशियोलॉजी में इन्होंने सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जीवन के स्वीकृत ढंग में जब संशोधन होने लगता है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं।
ये परिवर्तन भले ही भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन के कारण हुए हों या सांस्कृतिक सज्जा, जनसंख्या की संरचना या विचारों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुए हों, अथवा चाहे यह समूह में प्रसरण या आविष्कार के कारण हुए हों। तो ये बात आपका किसने बोला? गिलिन एंड गिलिन ने अपने कौन से बुक में बोला है? तो कल्चरल सोशियोलॉजी में बोला है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया है कि सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों से घटित होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है जिन्सबर्ग, सेकंड ऑप्शन है डेविस, थर्ड ऑप्शन है गिलिन एंड गिलिन, फोर्थ ऑप्शन है मैकाइवर एंड पेज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पीजीटी एग्जाम 2016 में एंड जीआईसी एग्जाम 2009 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी आपको बताया गया डेविस के अकॉर्डिंग आपका सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन है किंग्सले डेविस, सेकंड ऑप्शन है मैकाइवर ह्यूम पेज और थर्ड ऑप्शन है एम जिन्सबर्ग और फोर्थ ऑप्शन क्या है? ऑगबर्न ह्यूम निम्कॉफ। तो हम बात करते हैं आपका एमडी जेनसन। तो एमडी जेनसन, इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशल प्रॉब्लम्स। तो इस बुक में इन्होंने आपका जो सामाजिक परिवर्तन है इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने और विचार करने के तरीकों में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन कहकर इन्होंने परिभाषित किया। आपका कौन से बुक में? इंट्रोडक्शन टू सोशल प्रॉब्लम। किसने किया है? एमडी जेनसन ने किया है। सोशल चेंज में बी डिफाइंड एज मोडिफिकेशन इन वेज ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग ऑफ पीपल। कहने का मतलब है सामाजिक परिवर्तन न केवल हमारे व्यवहारों और सामाजिक प्रतिमानों के परिवर्तन से ही संबंधित है बल्कि विचारों में होने वाला परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख आधार है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपको कोई ऑप्शन ही देखने को नहीं मिल रहा है, बट आपका जो स्टार्टिंग में आंसर किया आया था इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी को माना गया था, ऑगबर्न ह्यूम निम्कॉफ। बट जो रिवाइज्ड आंसर की जब आया तब इसको आपका मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। आप सभी को पता है कि अभी हमने रिसेंट में आपका पेपर सॉल्व किया था बिहार स्टेट का, वहां पर भी कई क्वेश्चंस आपको रॉन्ग देखने को मिला था, बट कमीशन ने जो माना था वही आपको पढ़ाया गया। 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपको देखने में पता चल रहा था कि ये आंसर नहीं ये आंसर होगा, उसे चेंज कर दिया गया था। उसके बावजूद भी आपको 2-3 क्वेश्चन और भी देखने को मिला था जिसका राइट आंसर कुछ और था, बट उसका करेक्ट आंसर जो कमीशन ने माना था वो आपका जो रॉन्ग आंसर था उसको माना था। तो इसमें हम और आप कर भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन मैकाइवर ह्यूम पेज, सेकंड ऑप्शन गिलिन एंड गिलिन, थर्ड ऑप्शन ऑगबर्न ह्यूम निम्कॉफ, फोर्थ ऑप्शन मैरिज ह्यूम एल्ड्रिज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेम वही क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया था पीजीटी एग्जाम 2021 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर किसको माना गया था? ऑप्शन सी को, ऑगबर्न ह्यूम निम्कॉफ को। और यहाँ पर देखिए जब रिवाइज्ड आंसर किया आता है तो पीजीटी एग्जाम 2016 में भी पूछा गया था जिसमें आपका मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। बट जब 2021 में आपका पूछा गया तो इसका राइट आंसर किसको माना गया? ऑप्शन सी, ऑगबर्न ह्यूम निम्कॉफ को। अगर एक गलती एक बार हो जाती है तो वो गलती आपका बार बार चलता रहता है। वैसे ही आपको आपके कमीशन के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर भी आपको देखने को मिलता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सामाजिक परिवर्तन सामान्यतः हुआ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है निरर्थक, सेकेंड ऑप्शन हिंसात्मक, थर्ड ऑप्शन एकदम अचानक, फोर्थ ऑप्शन है सतत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक परिवर्तन आपका एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, विश्वव्यापी प्रक्रिया है। कहने का मतलब है सामाजिक परिवर्तन दुनिया के हर समाज में घटित होता है। दुनिया में ऐसा कोई भी समाज नजर नहीं आता जो लंबे समय तक स्थिर हो या स्थिर है। यह संभव है कि परिवर्तन की रफ्तार कभी धीमी कभी तीव्र हो, लेकिन परिवर्तन समाज में चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सतत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में सम्मिलित नहीं किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है जलवायु, सेकेंड ऑप्शन है संरचना, थर्ड ऑप्शन है सार्वभौमिकता और फोर्थ ऑप्शन है समय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2015 में। तो संरचना हो गया आपका, सार्वभौमिकता हो गया और समय जो है ये सामाजिक परिवर्तन की विशेषता से रिलेटेड है, जबकि जो जलवायु है आपका ये आपका भौगोलिक परिवर्तन से संबंधित है।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आपसे नहीं पूछा गया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में कौन प्रौद्योगिकी कारकों की प्राथमिकता का विवेचन सामाजिक परिवर्तन में करता है? फर्स्ट ऑप्शन है मैक्स वेबर, सेकंड ऑप्शन कार्ल मार्क्स, थर्ड ऑप्शन बी पेरेटो, फोर्थ ऑप्शन के डेविस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2015 में। तो यहाँ पर आप देखिए, प्रौद्योगिकी कारकों की प्राथमिकता का विवेचन सामाजिक परिवर्तन में आपका किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया है। और इनका मानना है कि जब उत्पादन के उपकरणों में उत्पादन के कौशल, ज्ञान, उत्पादन के संबंध आदि में चेंज आता है तो संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक अधिसंरचना जो सुपर स्ट्रक्चर में भी आपका परिवर्तन आ जाता है, जो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। मार्क्स ने प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का क्या माना है? अप्रत्यक्ष कारक माना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है समूह के व्यवहार को, सेकेंड ऑप्शन है सामाजिक संरचना को, थर्ड ऑप्शन सांस्कृतिक विशेषताओं को, फोर्थ ऑप्शन इनमें से तीनों पक्षों को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो परिवर्तन की शाश्वत प्रकृति को स्वीकार करते हुए मैकाइवर एवं पेज ने आपका कहा है कि सामाजिक परिवर्तन समाज के आंतरिक तथा बाह्य या संरचनात्मक जो स्ट्रक्चरल है दोनों पक्षों में हो सकता है। किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे हम आपका आंतरिक परिवर्तन कहेंगे। और अगर किसी सामाजिक अंग जैसे परिवार हो गया, वर्ग, जातीय हैसियत हो गया, समूहों के स्वरूपों एवं आधारों में परिवर्तन परिलक्षित हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? संरचनात्मक परिवर्तन कहेंगे, आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस कहेंगे। तो आपको याद रखना चाहिए कि समाज के जो बुनियादी सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्व हैं, जैसे आपके परिवार, वर्ग, राजनीति, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं, ये आपका सदैव मौजूद रहती है। वे समाज के स्थायी तत्व हैं। जो परिवर्तन होता है वह उसके बाह्य स्वरूप तथा आंतरिक सार वस्तु जो उसका कंटेंट है उसमें होता है। व्यापक दृष्टि से देखें तो पता चलेगा कि समाज की प्रत्येक संरचना, संगठन और सामाजिक संबंध में निरंतर परिवर्तन होता है और सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? आपके सामाजिक संरचना को करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सामाजिक संरचना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आर्थिक लागत, सेकेंड ऑप्शन है आर्थिक प्रतिस्पर्धा, थर्ड ऑप्शन है निहित स्वार्थ, फोर्थ ऑप्शन है जड़ता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो आर्थिक प्रतिस्पर्धा जो है आपका सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है। आविष्कारों का अभाव, आविष्कारों का विरोध, परिवर्तन के विरोधी रुख या मनोवृत्ति जिसमें आपका स्वार्थ निहित होता है। और हम आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की बात करें जिसमें आर्थिक लागत अधिक होने के कारण निर्धन राष्ट्र प्रगतिशील राष्ट्रों से संपर्क नहीं कर पाते और रूढ़िवादी समाज में जड़ता की स्थिति के कारण सामाजिक परिवर्तन जो है संभव नहीं हो पाता, जो आपका सामाजिक परिवर्तन में अवरोधक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी आर्थिक प्रतिस्पर्धा। जबकि आपका आर्थिक लागत, निहित स्वार्थ और जड़ता ये सभी आपका सामाजिक परिवर्तन के अवरोधक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन उत्तरदायी है? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक प्रगति के लिए, सेकेंड ऑप्शन है सामाजिक उद्देश्य के लिए, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक विघटन के लिए, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया आपको कई रूपों में प्रकट होता है, जैसे आपका उद्विकास, एवोल्यूशन, दूसरा आपका हो गया प्रगति, प्रोग्रेस, विकास, डेवलपमेंट, और सामाजिक आंदोलन जो सोशल मूवमेंट होता है, क्रांति, रेवोल्यूशन, ये सभी आपको देखने को मिलता है। तो क्रांति कभी कभी हिंसक भी हो सकती है, जिससे सामाजिक विघटन भी आपका उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको सामाजिक प्रगति के लिए भी, तो सामाजिक परिवर्तन किस लिए उत्तरदायी? आपका सामाजिक प्रगति के लिए भी, सामाजिक उद्विकास के लिए भी और सामाजिक विघटन के लिए भी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के लिए। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक कौन सी सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्तिगत है, सेकेंड ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है, थर्ड ऑप्शन सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और असंभावी है, फोर्थ ऑप्शन है प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं है।
और ये क्वेश्चन आपसे आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2013 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक परिवर्तन की आपकी जो विशेषताएं हैं, तो सामाजिक परिवर्तन आपका सार्वभौमिक विशेषता है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है? आपका सार्वभौमिक विशेषता है। सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और अवश्यंभावी है। प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं है। आपको पता है सामाजिक परिवर्तन की गति हर समाज में आपको अलग अलग देखने को मिलता है। सामाजिक परिवर्तन के विविध स्वरूप है, या कभी एक रेखीय हो सकता है और कभी बहुरेखीय। सामाजिक परिवर्तन की कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, और सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी विशेष व्यक्ति या समूह के विशेष भाग तक नहीं होता। जब परिवर्तन समस्त समाज में अनुभव किया जाता है तब सामाजिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपसे पूछा गया सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्तिगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? फर्स्ट ऑप्शन है संस्कृतिकरण, सेकंड ऑप्शन सामाजिकरण, थर्ड ऑप्शन परकीकरण और फोर्थ ऑप्शन है एकीकरण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण के संबंध में आपका एम.एस. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है विशेष महत्व रखती है, और इस अवधारणा की रचना श्रीनिवास ने आपका मैसूर के रामपुरा नामक गांव पर आधारित है। और संस्कृतिकरण के द्वारा व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन आता है, जिससे सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संस्कृतिकरण। तो ध्यान में रखना, आपको एम.एस. श्रीनिवास का नाम नहीं भूलना है। और इन्होंने इसकी जो अवधारणा दिया अपने कौन सा गांव भी पूछा जाता है, कौन से गांव पर आधारित है, किसमें आपका इन्होंने अध्ययन किया है? तो मैसूर के रामपुरा नामक गांव का इन्होंने अध्ययन करके ये बातें आपका बताया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। बुक्स के नेम भी आपको बताया गया था, किस बुक में किया है ये भी आप बता सकते हैं कमेंट करके, कई बार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का जननांकीय कारक है? फर्स्ट ऑप्शन है आप्रवास और उत्प्रवास, सेकेंड ऑप्शन है प्रौद्योगिकी आविष्कार, थर्ड है आपका औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी वृद्धि, और फोर्थ ऑप्शन है ग्रामीण नगरीय जनसंख्या में असमानता। ये क्वेश्चन आपसे जीआईसी एग्जाम 2015 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक परिवर्तन के जननांकीय कारक में आपका आप्रवास और उत्प्रवास, जो माइग्रेशन और इमिग्रेशन है, ये दोनों शामिल है। और जन्म एवं मृत्यु दर, बर्थ और डेथ रेट है, ये सब आपके शामिल होता है किसमें? जननांकीय कारक में। किसी स्थान पर जनसंख्या का घनत्व तो कम होगा अथवा अधिक होगा, वह उस समाज के आप्रवास और उत्प्रवास की दशाओं पर आधारित है, माइग्रेशन और इमिग्रेशन पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आप्रवास और उत्प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोटोमोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? फर्स्ट ऑप्शन है पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सेकंड ऑप्शन सामाजिक नियोजन, थर्ड ऑप्शन उपर्युक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पोटोमोर ने आपका सामाजिक परिवर्तन के वर्गीकरण की आवश्यकता पर जोर तो दिया है, किंतु उन्होंने स्वयं कोई वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने वर्गीकरण के 4 आधारों की बात की है, जो आपका पहला हो जाता है परिवर्तन के स्रोत आधार पर, जिसमें आपका आंतरिक और बाह्य हो जाएगा। दूसरा आपका औद्योगिकरण के द्वारा विभिन्न समाजों में विभिन्न प्रकार का परिवर्तन। थर्ड हो जाएगा परिवर्तन के गति के आधार पर, कहीं तेज कहीं धीमी। और फोर्थ हो जाएगा आपका परिवर्तन योजनाबद्ध है या आकस्मिक। तो इससे आपका स्पष्ट हो जाता है कि पोटोमोर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के लिए पाश्चात्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सामाजिक नियोजन जो है दोनों ही उत्तरदायी है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाजशास्त्री ने पश्चिम में पूंजीवादी समाज के उदय के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। यह सामाजिक परिवर्तन के किस कारक को इंगित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रौद्योगिकी कारक, सेकंड ऑप्शन है धार्मिक सांस्कृतिक कारक, थर्ड ऑप्शन है जैविकीय कारक, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2013 में। तो मैक्स वेबर ने आपका पश्चिम में पूंजीवादी समाज के उदय के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है, जो सामाजिक परिवर्तन के धार्मिक सांस्कृतिक कारक को इंगित करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, धार्मिक सांस्कृतिक कारक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक रूपांतरण के दो स्वरूपों आधुनिकीकरण तथा क्रांति के उल्लेख किसने किया है? फर्स्ट ऑप्शन कार्ल मैनहीम, सेकेंड ऑप्शन रजनी कोठारी, थर्ड ऑप्शन सैमुअल कोइनिंग और फोर्थ ऑप्शन है जी लुंडबर्ग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक रूपांतरण के दो स्वरूपों आधुनिकीकरण तथा क्रांति का उल्लेख कार्ल मैनहीम ने आपका किया है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की प्रवृत्ति क्रांतिकारी और विकासवादी होती है और यह क्रांतिकारी इस अर्थ में होती है कि इसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर परिवर्तन होते हैं जो सामाजिक संरचना में भौतिक परिवर्तन लाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कार्ल मैनहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का समाजशास्त्रीय अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है समाज में परिवर्तन, सेकेंड ऑप्शन है संस्था में परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन है समिति में परिवर्तन, फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2009 में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैकाइवर एंड पेज, इनका बताया गया, इनकी बुक का नाम है सोसाइटी। इसमें इन्होंने आपका सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए बताया था कि समाजशास्त्रीय होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से है और उसमें आए हुए परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन वैश्वीकरण, सेकेंड ऑप्शन शहरीकरण, थर्ड ऑप्शन विकास, फोर्थ ऑप्शन आर्थिक समृद्धि। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं आपका विकास कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया कई रूपों में प्रकट होती है, जैसे उद्विकास एवोल्यूशन हो गया, प्रगति, विकास, सामाजिक आंदोलन, क्रांति, ये सभी हो गए। उद्विकास शब्द का प्रयोग आपको पता है सबसे पहले बायोलॉजी में आपका किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। और वही चीजें आपका सोशियोलॉजी में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? स्पेंसर को दिया जाता है। यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विकास। तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें कहते हैं विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है संरचनात्मक परिवर्तन, सेकेंड ऑप्शन है आंतरिक परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन है बुनियादी परिवर्तन, फोर्थ ऑप्शन है बाह्य परिवर्तन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2020 में। तो किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसको आपको बोलेंगे आंतरिक परिवर्तन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है? फर्स्ट ऑप्शन बृहत्तर नगरों में, सेकेंड ऑप्शन ग्रामीण समाजों में, थर्ड ऑप्शन जनजातीय समाजों में, फोर्थ ऑप्शन है छोटे समुदायों में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाज के किसी भी क्षेत्र में विचलन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। विचलन का अर्थ आपका यहाँ खराब या असामाजिक से नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, भौतिक आदि सभी क्षेत्रों में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन को आपका सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। यह विचलन स्वयं प्रकृति के द्वारा या मानव समाज द्वारा योजनाबद्ध रूप में हो सकता है। तो परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत छोटे समुदायों में अधिक होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी छोटे समुदायों में। तो आप में से कुछ को लग रहा होगा कि बृहत्तर नगरों में इसका राइट आंसर होना चाहिए। कहीं पर आपने पढ़ा भी होगा कि बृहत्तर नगरों में सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है। तो सोचिए अगर आपको कोई भी चेंजेस लाना है छोटे जगहों पे जितने इजीली उसको आप चेंजेस ला पाएंगे वहाँ आप एक बड़े नगर में उसको चेंजेस नहीं ला पाएंगे। जैसे हम बृहत्तर नगरों की बात करते हैं वहाँ पर आपका परिवर्तन जो है वो आपको ऑलरेडी हो गया है। जब आप जीडीपी वगैरह का भी देखते हैं इंडिया का ग्रोथ रेट हमेशा हाई रहता है चाइना और यूएसए से। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे ज़्यादा अमीर हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि पहले उन्होंने अपना इतना विकास कर लिया और हम अपना विकास अब कर रहे हैं। जैसे किसी बच्चे का परसेंटेज आया 95 और दूसरे का आया 65, तो 95 वाले का मार्क्स पढ़ा दूसरी बार 98%, 3% ही बढ़ा। वहीं 65 वाले का हो गया आपका 85, तो इसका 20% बढ़ गया। तो आप ये नहीं बोलेंगे इसका ओनली 2% बढ़ा है और इसका 20% बढ़ा, तो इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि इसके बराबर हो गया। इसका ये मतलब है कि वहाँ पर ग्रोथ की जो रेट थी वो बचा हुआ था, उन्होंने अपना पूरा डेवलपमेंट कर लिया तो उनके पास अब ग्रोथ का, इसलिए आप देखेंगे 2%, 3% ऐसे ही वहाँ का ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलता है। इंडिया का आपको 6-7% देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़
चेंजेस लाना, अगर किसी छोटे स्कूल में जाते हैं, आपको कोई टेक्नोलॉजी वहाँ चेंज करना है तो आप इजीली वहाँ पर आप चेंज कर पाएंगे। बट वहीं किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो उसके लिए अप्रूवल वगैरह लेना पड़ता है, बहुत सारा तामझाम करना पड़ता है, रूल एंड रेगुलेशन के तहत चलना पड़ता है, तो वहाँ वो चेंजेस आसानी से नहीं आता। तो छोटे समुदाय में आप इजीली किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं इन कंपैरिजन बड़े जगहों पे। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, छोटे समुदायों में। और इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा आपके विवेक पे क्या इसका राइट आंसर होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग छोटे समुदायों में होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रूढ़िवादिता, सेकेंड ऑप्शन निरक्षरता, थर्ड ऑप्शन निस्वार्थ और फोर्थ ऑप्शन क्या है? उक्त तीनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले प्रमुख कारकों में आपका रूढ़िवादिता, निरक्षरता और निहित स्वार्थ तीनों है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है जनसंख्यात्मक, सेकेंड ऑप्शन है सांस्कृतिक, थर्ड ऑप्शन है प्रौद्योगिकी, फोर्थ ऑप्शन है पारिवारिक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरार एग्जाम 2015 में। तो जनसंख्यात्मक और आपका सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन के कारक है, जबकि जो आपका पारिवारिक है ये कारक आपका सामाजिक परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पारिवारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके कारण WF ऑकबर्न ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया था? फर्स्ट ऑप्शन टेलीविजन, सेकेंड ऑप्शन रेडियो, थर्ड ऑप्शन टेलीविजन तथा रेडियो, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विलियम एफ ऑकबर्न ने आपका बताया कि अकेले रेडियो ने विश्व में लगभग 150 प्रकार के परिवर्तन को लाया है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रेडियो। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन की अपनी विवेचना में किसने भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के अंतर को बताया है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सेकेंड ऑप्शन है ओ स्पेंगलर, थर्ड ऑप्शन है WF ऑकबर्न और फोर्थ ऑप्शन है H स्पेंसर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2015 में। तो सांस्कृतिक पश्चाता बोलिए या सांस्कृतिक विलंबना या फिर आपका कल्चरल लैग, ये आपका किसने दिया? ऑकबर्न ने दिया है। इसका जो कॉन्सेप्ट है आपके अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे WF ऑकबर्न, इनकी कौन से बुक में दिया? सोशल चेंज में। तो ये बुक भी आपको कई बार बताया गया, सोशल चेंज। इसमें इसने प्रोपाउंड किया किन्होंने? आपका ऑकबर्न ने। तो इन्होंने आपका संस्कृति को दो खंडों में विभाजित किया। पहला आपका भौतिक संस्कृति हो जाता है मटीरियल कल्चर, और दूसरा आपका क्या हो जाता है? नॉन मटीरियल कल्चर। तो मटेरियल कल्चर जो है अब जब आपका आगे बढ़ जाता है और नॉन मटेरियल कल्चर जब आपका पीछे रह जाता है, तो इनके बीच में जो लैग उत्पन्न होता है यही आपका कल्चरल लैग कहलाता है। तो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आपका समाज की भौतिक उपलब्धियों को रखा जा सकता है, तब ये मूर्त होती हैं, इन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, ये मनुष्य और मशीनों द्वारा निर्मित होती हैं, जैसे वस्त्र, घड़ी, वायुयान, भवन, ये सभी क्या है आपके भौतिक। वहीं हम अभौतिक की बात करें, अभौतिक संस्कृति वह है जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। और अभौतिक संस्कृति आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है, अमूर्त होता है, व्यक्तिनिष्ठ होता है, सब्जेक्टिव होती है। जैसे आपका प्रथा हो गया, धर्म, लोकरीति, विचारधारा, साहित्य, इसे आप टच नहीं कर सकते। कला, सामाजिक मूल्य, ये सभी होता है। और जब आपका अभी आपको बताया गया, जब अभौतिक संस्कृति की तुलना में आपका भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है और अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती, तभी इसे आपका ऑकबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना कहा है, कल्चरल लैग कहा है। वहीं मैकाइवर और पेज की बात करें तो इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को अस्वीकार करते हुए प्रौद्योगिक विलंबना, टेक्नोलॉजिकल लैग की अवधारणा का प्रतिपादन किया। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए किन्होंने आपका प्रौद्योगिकी विलंबना, टेक्नोलॉजिकल लैग की अवधारणा का प्रतिपादन किया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकाइवर एवं पेज। और यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, WF ऑकबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है परंपरा एवं आधुनिकता के मध्य अंतराल, सेकेंड ऑप्शन है पूर्व एवं पश्चिम के बीच अंतराल, थर्ड ऑप्शन है संस्कृति एवं सभ्यता के बीच का अंतराल, और फोर्थ ऑप्शन है भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति, मटीरियल एंड नॉन मटीरियल कल्चर के मध्य का अंतराल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी आपको बताया गया जो मटीरियल कल्चर है और नॉन मटीरियल कल्चर है। तो जब आपका मटेरियल कल्चर जो है ये आगे बढ़ जाता है
किसके कंपैरिजन में, नॉन मटेरियल कल्चर के। तो आपका नॉन मटेरियल कल्चर जो है पिछड़ जाता है, तो इनके बीच में जो लैग उत्पन्न होता है यही आपका क्या है, कल्चरल लैग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के मध्य का अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। अभी आपको बताया गया, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, W.F. ऑकबर्न। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था GIC एग्जाम 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा का सबसे पहले किसने प्रयोग किया। अभी आपको बताया गया, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था RPSC लेक्चरर एग्जाम 2013 में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, W.F. ऑकबर्न। अब देखते जाइएगा ये क्वेश्चन कितने बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था GIC एग्जाम 2015 में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, W.F. ऑकबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने, कौन सा विचारक सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। और ये आपसे PGT एग्जाम 2011 में पूछा गया था। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑकबर्न। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में किस स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है, जब एक समाज की संस्कृति दूसरे समाज की संस्कृति से पिछड़ जाती है। सेकेंड ऑप्शन है, जब संस्कृति के दो पारस्परिक निर्भर भागों में से एक भाग दूसरे भाग से पिछड़ जाता है। थर्ड ऑप्शन है, उक्त दोनों कथन सही है। फोर्थ ऑप्शन है, उक्त दोनों कथन गलत है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताया गया कौन सी स्थिति होगा जिसको आपका कल्चरल लैग कहा जाता है, सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है। तो जब मटेरियल कल्चर जो है ये आपका आगे बढ़ जाता है और जो नॉन मटेरियल कल्चर है ये आपका पिछड़ जाता है। वहीं आपका यही बोलने की कोशिश किया गया है, जब संस्कृति के दो पारस्परिक निर्भर भागों में, मीन्स आपका मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर में से एक भाग दूसरे भाग से पिछड़ जाता है। यहाँ पर आपका नॉन मटेरियल कल्चर जो है पिछड़ जा रहा है किसके कंपैरिजन में, मटेरियल कल्चर के। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनके बीच में जो लैग उत्पन्न हो रहा है यही आपका कल्चरल लैग है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जब संस्कृति के दो पारस्परिक निर्भर भागों में से एक भाग दूसरे से पिछड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी। फर्स्ट ऑप्शन है सोरोकिन, सेकंड ऑप्शन मैक्स वेबर, थर्ड ऑप्शन पेरेटो, फोर्थ ऑप्शन ऑकबर्न। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था GIC एग्जाम 2009 में एंड PGT एग्जाम 2021 में। तो आपको बताया गया जो कल्चरल लैग है इसका कॉन्सेप्ट आपका ऑकबर्न ने दिया था अपने सोशल चेंज में। तो संस्कृति जो कल्चर है इसको दो पार्ट में भी डिवाइड किया गया इनके द्वारा। जो कल्चर है कौन कौन से पार्ट में, पहला आपका हो जाता है भौतिक संस्कृति जिसमें आपका आ जाएगा मटेरियल कल्चर, और दूसरा क्या आ जाएगा, अभौतिक संस्कृति, नॉन मटेरियल कल्चर। और यहाँ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑकबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पिछड़ापन की धारणा सर्वप्रथम किसने अभिव्यक्त की है। यहाँ पर वही आपसे सांस्कृतिक विलंबना ही पूछा जा रहा है, कल्चरल लैग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया गया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑकबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विलंबना शब्द गढ़ा गया था तो किसके द्वारा गढ़ा गया था, आपको बताया गया W.F. ऑकबर्न के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, W.F. ऑकबर्न। तो आप देख रहे हैं कितने बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सांस्कृतिक विसरण, सेकंड ऑप्शन है सांस्कृतिक नवप्रवर्तन, थर्ड ऑप्शन है सांस्कृतिक विलंबना, फोर्थ ऑप्शन है सांस्कृतिक आत्मसातकरण। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था RPSC लेक्चरर एग्जाम 2015 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अभी आपको बताया गया, लिखा क्या है आपका, तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेक्नोलॉजी में आपके टेक्नोलॉजी जो है ये आपका इंक्रीज हो रहा है, जबकि जो ट्रेडिशन वगैरह है ये आपका क्या है, डिक्रीज हो रहा है। तो इनके बीच में जो लैग उत्पन्न हो रहा है इसका आपका बोलेंगे कल्चरल लैग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सांस्कृतिक विलंबना। चलिए देखिए ये रहे आपके आज के CCQ टॉपर्स। फर्स्ट रैंक है निधि मैम का, सेकंड रैंक है राधे श्याम सर का, और थर्ड रैंक है SBS सर का। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल CCQ टॉपर्स। और ये रैंकिंग आपका टाइम के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। ये आपका प्रीवियस सेशन का CCQ क्वेश्चन था डेविड रिजमैन ने स्वनिर्देशित समाज, जो आपका सेल्फ ओरिएंटेड सोसाइटी है, पर निर्देशित समाज,
अदर ओरिएंटेड सोसाइटी और परंपरा निर्देशित समाज। जो आपका ट्रेडिशनली ओरिएंटेड सोसाइटी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका प्रयोग अपनी किस पुस्तक में किया? तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, द लोनली क्राउड। ये रहे आपके करेक्ट आंसर के लिस्ट। तो सबसे पहले आंसर आया था निधि तिवारी मैम का लोनली क्राउड। राइट आंसर है राधेश्याम सर का करेक्ट आंसर आया था। एसबीएस सर का आंसर करेक्ट आया था। लक्ष्मी राय मैम का आंसर आपका करेक्ट आया था। शिल्पी कुमारी मैम ने भी आपका करेक्ट आंसर दिया था और सीता कुमारी मैम। तो इतने आपके करेक्ट आंसर आए थे। और हम बात करते हैं आज का सीसीक्यू। ये बताएगा आपका कितना कंसंट्रेशन बना हुआ था सेशन देखने के दौरान। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कहाँ बताना है? लाइव चैट में नहीं बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन है, किम्बाल यंग ने सामाजिक नियंत्रण को किस आधार पर वर्गीकृत किया? ऑन व्हाट बेसिस डिड किम्बाल यंग क्लासिफाई सोशल कंट्रोल? फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव एंड निगेटिव। थर्ड ऑप्शन है कानूनी और नैतिक, लीगल एंड एथिकल। और फोर्थ ऑप्शन है धार्मिक और सांस्कृतिक, रिलीजियस एंड कल्चरल। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए फिर, ये है आपका क्यूआर कोड जिसे आप स्कैन कर डायरेक्ट चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है। चलिए फिर सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।